हेलो परमवीर, कैसे हो आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। सादिका जी, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। सादिका ही है ना? मैं हाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ हाँ बार बार। संध्या है, सादिका है आपका नाम? हाँ। संध्या भी है क्या कोई लाइफ में? नहीं नहीं, कोई नहीं है। पता नहीं, वो साउंड ऐसा कर रहा था, कंफ्यूजिंग सा लग रहा था मेरे को बार बार। और मैंने 3-4 बार पढ़ा आपका नाम, पर मेरे को सैगल नाम है, याद है आपकी हाँ, सरनेम। आप सैगल बोल दो, कोई बात सैगल नहीं। बोल दूंगा हाँ क्योंकि हमारे सैगल। पड़ोसी होते थे एक बचपन में, वो सैगल आंटी थी, बहुत अच्छी थी वो। ओह। तो वो याद है मेरे को। सैगल अच्छे ही होते हैं गाइस। यस। वो ना कोल्ड ड्रिंक पिलाती थी जब हम छोटे थे ना, और हमारे घर में अलाउड नहीं थी कोल्ड ड्रिंक। जाट फैमिली से, और बिल्कुल नहीं अलाउड नहीं होती? नहीं नहीं, बिल्कुल आई नहीं कभी घर में कोल्ड ड्रिंक मैगी वगैरह कुछ नहीं। तो जब घर वाले नहीं होते थे तो मैं आंटी घर के आगे से जानकर ही गुजरता था, तो आंटी आ देती, आजा लिटलू, मेरा घर का नाम लिटलू, आजा कोल्ड ड्रिंक पी ले। तो मैं जाके कोल्ड ड्रिंक पी के आता था। फिर एक दिन मेरा मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन घर वाले गए नहीं थे, घर पे ही थे। तो मैंने खिड़की में से आवाज़ मार दी, आंटी कैंपा पिला दो। मेरे पापा को सुन गई, मेरे पापा ने बहुत पिटा मेरे ओहो। को। उस दिन से फिर मैंने छोड़ दिया, पीनी ही छोड़ दी। बट वैसे मैगी वैगी कुछ नहीं खाया, और ये तो हर ट्रैवलर का सपना नहीं होता पहाड़ों में जाके बैठ के गरम गरम मैगी खानी है ना ना बनवा ना, के। मैगी मेरे को पसंद ही नहीं है, मैगी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पसंद नहीं। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि आपको कोई लिटलू बोलता था, आप तो बहुत। अब भी घर वाले लिटिल ही बोलते हैं। हाँ। लिटिल तो बिल्कुल नहीं हो। थोड़े दिन पहले भी मैं गुड़गांव आया था, थोड़े दिन क्या, अब तो 5-6 साल हो गए। तो मैं किसी दोस्त के दोस्त से मिल रहा था, उसकी सिस्टर थी शायद। तो मैं बोला, दीदी मैं इधर खड़ा हूँ। वो बोली, हाँ लिटलू तू कहाँ पे? मैं उनसे मिला नहीं था पहले कभी। तो माँ दीदी इधर ही खड़ा हूँ, मैं तो हुड्डा सिटी सेंटर के बाहर हूँ। वो बोल रही है, नहीं लिटलू तू मुझे दिख नहीं रहा। बोली कि मैं इस ऑटो के साथ खड़ी हूँ, ये नंबर है। मैं, दीदी मैं भी इस ऑटो के साथ खड़ा हूँ। वो सोच रही छोटा सा हो, मुझे ढूंढ रही है। वो 5 फुट की थी दीदी। नहीं लिटलू तू मुझे नहीं दिख रहा। फिर मैं बोला, अरे दीदी ऊपर देखो। फिर ऊपर देखा, अरे लिटलू, ये तू लिटलू है। तो कई बार हो जाता है ऐसे। मेरा भी यही रिएक्शन था अभी आपको देख के, जब हम मिले पर कि आपको भाई। एटलीस्ट परमवीर तो पता था, लिटलू हाँ, नहीं मेरे पता को था। परमवीर पता था। परमवीर सूट करता है आपकी हाँ। पर्सनालिटी पे भी करता है। तो अभी आप कहाँ से आए हो रिसेंटली घूम के? लास्ट डेस्टिनेशन थी मेरी इस्तांबुल। मैं इस्तांबुल था एक हफ्ता पहले तक। तो उधर अपार्टमेंट में ही था मैं। और एकदम घर पे बात हुई तो मम्मी बोली कि मन सा नहीं लग रहा। तो मैं अपार्टमेंट से चेकआउट करके पार्क में बैठ गया था दरअसल, धूप सेकने के लिए। मैंने सोचा था आज किसी और कंट्री जाऊँगा। मैं फ्लाइट बहुत स्पॉन्टेनियसली बुक कराता हूँ ओके। सेम डे। हाँ। तो मैंने चेकआउट कर लिया, सोचा आज जाऊँगा, देखता हूँ किस कंट्री में जाऊँगा, 1-2 घंटे मन बनाऊँगा। तो मैं चेकआउट करके बाहर पार्क में बैठ गया, धूप सेक रहा था। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी बोली, हम साथ ही थे, एक फैमिली ट्रिप करके आए थे टर्की 2 हफ्ते। तो 2 दिन पहले ही घर वाले गए थे। तो बोली मन सा नहीं लग रहा अभी। तो मैं चलो मैं आता हूँ। तो मैं उसी टाइम, जो भी 4-5 घंटे बाद फ्लाइट थी, वो लेके इंडिया आ गया। पासपोर्ट का ही मुझे कुछ काम था, रिन्यू कराना था। तो बस हफ्ते 10 दिन के लिए आया हूँ और निकल जाऊँगा दोबारा। वैसे एक बात बताओ मेरे को कि ये ट्रैवल का लव क्या है? ये मतलब इतना कोई इंसान कैसे ट्रैवल कर सकता है? मेरे को लगता है मेरे को आदत होगी इस चीज़ की, और एक जगह मैं स्टेशन अब रह ही नहीं पाता जब तक मेरे को एक अलग सोसाइटी, एक अलग कल्चर ना दिखे हर कुछ दिन में। मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न है। इंडिया भी मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाता। किसी एक कंट्री में भी मेरे को फिर चेंज चाहिए होता है कि भी नहीं नहीं, अब कहीं और चलो। मेरे को लगता है आदत सी बन गई, हमेशा से ऐसे रहा। और पिछले 4-5 साल से जो मैं लाइफस्टाइल जीने लग रहा हूँ, उससे अब ये बहुत ही ज़्यादा पक गई आदत। तो मेरे से रहा नहीं जाता एक जगह। तो ये आदत है या फिर ये नशा है? क्योंकि बहुत लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं सोच के कि यार शायद कूल लगने के लिए या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए, और फिर बाद में वो एकदम से वो नशा सा बन जाता है कि हट ही नहीं रहा। नशा तो मेरे को लगता है किसी चीज़ का मैं शायद करता नहीं, और करता हूँ तो मैं कभी एडिक्ट होता नहीं। एडिक्शन तो बिल्कुल नहीं है ये। नशा तो मैं नहीं कह सकता इसे। पर मुझे लगता है कि मज़ा आता है मुझे अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर करने में, अलग अलग सोसाइटी के एक्सट्रीम्स देखने में, अलग ऐसी जगह फंसने में जहाँ कोई मेरी ज़बान नहीं बोलता, मैं उनकी ज़बान नहीं बोलता। तो वो मज़ा आता है ना, वो एडवेंचर सा होता है। उससे बाहर निकलने में, अपना रास्ता बना के फिर ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल वही रीज़न है। और सोसाइटी को दिखाने के लिए बहुत लोग करते हैं ऐसा ट्रैवल, पर मुझे नहीं लगता मैं बिल्कुल भी करता हूँ। क्योंकि अगर आप ट्रैवल को सच्चे में इंजॉय नहीं करते ना, तो आप पूरा साल ट्रैवल नहीं कर सकते। वो साल में एक ट्रिप मारते हैं लोग, ठीक है, उसकी 9 महीने फोटोज डालते हैं। तो तब लोग करते हैं कि भी ठीक है सोसाइटी को दिखाना है। अब मैं पिछले 3-4 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मेरी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज भी नहीं डाली जो मैंने ट्रैवल किया। अफ्रीका था मैं, 2-3 महीने अफ्रीका में बहुत एकदम एडवेंचर ट्रैवलिंग करी, सुबह शाम बसों में धक्के खाए। फिर मैं गया 1 महीना यूरोप रेस्ट करने। तो यूरोप में आराम कर रहा था, दोस्तों के साथ था, पार्टीज कर रहा था। जो एक्चुअल दिखाने वाला पार्ट था, जो फैसिनेशन जगाता है लोगों में, अच्छा कि ये लाइफस्टाइल जीनी है, वो तो मैं स्टोरीज भी नहीं दिखाता। वो बस मैं जी के खुद तक रखता हूँ। और जो मेरा एडवेंचर वाला पार्ट है, यूजुअली दैट गोज ऑन माई सोशल मीडिया। तो मुझे तो नहीं लगता मैं बिल्कुल भी दिखाने के लिए करता हूँ। और यही है, अब यही लाइफ बन चुकी है, क्या करे। और वो इमोशन क्या होता है जब आप ट्रैवल करते हो? वो क्या इमोशन फील करते हो? वो हैप्पीनेस है या वो एक टिक करने का कि लिस्ट में एक और कंट्री टिक हो गई, उस चीज़ का जॉय है? जैसा मैंने बताया कि जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि भी मैं एक अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में हूँ, तब तक मज़ा नहीं आता, डोपामिन रश नहीं मिलता।
तो वो बस डोपामीन रश ही है जिसको मैं चेस करने लग रहा हूँ। और व्हेन यू स्टार्ट हैविंग फन एवरी डे यू स्टॉप हैविंग फन। तो वही चीज़ हो जाती है कि भाई आप रोज़ अपने आप को डोपामिन किक देने लग रहे हो इतनी ज़्यादा, तो आपको ट्रैवल में उतना मज़ा भी नहीं आता। इसीलिए फिर मैं ब्रेक्स लेता हूँ। इसीलिए मैं एक ट्रिप करता हूँ ऐसी अच्छी जगह की, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक हो गया। फिर एक ट्रिप मैं करता हूँ अफ्रीका की, जहाँ बहुत मुश्किल है ट्रैवल करना। तो वो जो पीक है डोपामिन की पीक मैं रीच करके फिर दोबारा से नीचे भी आती है, वो बेस लाइन पर आ जाती है। फिर वो दोबारा पीक हिट होती है तो और मज़ा आता है। अगर वो मैं अच्छी अच्छी जगह जाता रहूँ या हर जगह ऐसी जाऊँ जो मुझे मज़ा आता है, तो वो फिर बेस लाइन नीचे चली जाती है, डोपामिन की मज़ा आना बंद हो जाता है। तो वही एक रीज़न है कि मेंटेन करने के लिए हर वक्त मैं ऐसी जगह ट्रैवल नहीं करता जहाँ मेरे को मज़ा आ रहा हो। कई बार ऐसे भी ट्रैवल करता हूँ मज़ा नहीं आता, पर मुझे ट्रैवल करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग एंड सो दैट आई कैन हैव मोर फन उसके बाद। और आप जब यूजुअली ट्रैवल करते हो तो आप सोलो ट्रैवल करते हो, दोस्तों के साथ करते हो, फैमिली के साथ करते हो? इट डिपेंड्स। मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ मैं सोलो ट्रैवल करूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि भी ठीक है कोई दोस्त है, जैसे यूरोप में मेरे काफ़ी दोस्त है या फिर कहीं और बन गए, तो ठीक है ये ट्रिप अपन साथ कर लेते हैं, कोई और ट्रैवलर मिल गया। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, वो बेल्जियम से है, एथनिकली वो अर्मेनियन है, पर वो मेरे को अफ्रीका में मिला था एक कंट्री में, लाइबेरिया में। तो मेरी उम्र का ही लड़का था, मेरी उससे दोस्ती होगी, तो हमने 5-6 कंट्री साथ ट्रैवल करी। तो काफ़ी मज़ा आया, पर एक टाइम के बाद यूँ होता है कि मेरे को मेरी प्राइवेसी चाहिए, तू अपना काम कर, मैं मेरा करूँगा। क्योंकि 2 जने होते तो प्लान्स फिक्स हो जाते हैं, ठीक है कल हमें ये करना है, इस टाइम ये करना है, उसके बाद ये करना है। स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाते? नहीं हो पाते, और फ्लेक्सिबल कम रह पाते हैं प्लान्स। वो मुझे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है कि ठीक है अभी मैं जिम जाऊँगा, आज मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ रेस्ट करूँगा, आज मैं वो करूँगा। तो जनरली चीज़ें अलाइन कर जाती है जो मेरे दोस्त है जिनके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ। पर मेरे को ऐसा पसंद नहीं कि भी ठीक है जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो डिपेंड करता है। फैमिली के साथ 6 महीने में एक बार ही हम ट्रिप कर लेते हैं साथ, क्योंकि मैं इंडिया तो रहता नहीं, तो घर कुछ बचा नहीं। मेरी सिस्टर यूएस रहती है, तो ज़्यादा मैं लैटिन अमेरिका ट्रैवल करा था पिछले साल, तो ज़्यादा मैं उसके पास ही रहता था। इंडिया में कम आया था, तो घर वालों से मिलना जुलना नहीं होता, तो हमने सोचा कि ठीक है वो भी अमेरिका रहती है, घर वाले भी इधर रहते हैं, तो बीच में मिल लेंगे हर 5-6 महीने में। तो अब हम हर 5-6 महीने यूरोप मिल लेते हैं, या जैसे अभी रिसेंटली टर्की मिले, एक रोड ट्रिप कर लेते हैं। तो वो रहता है फैमिली के साथ, अपने मज़े है। जो चैन की नींद आती है ट्रैवलिंग टाइम, वो फैमिली के साथ ही आती है कि मैं अपना फ़ोन आराम से साइलेंट करके सोता हूँ, जैसे अभी टर्की में था। और जगह तो वो बार बार चेक करना पड़ता है डीएनडी में, उनके इमरजेंसी कभी कॉन्टैक्ट्स में कोई डालिए कुछ। ऐसे इमरजेंसी आई है ट्रैवल के बीच में, कहीं फंसे हुए हो आप आई किसी नहीं, कंट्री में? आई नहीं, पर डर रहता है हमेशा बैक ऑफ द हेड कि भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसा किस्सा सा हुआ था, मैं बर्लिन में था, अपने दोस्तों के साथ सो रहा था, और सुबह 9 बजे मेरे पास कॉल आया। मेरी बहन का फ़ोन आया। मेरी बहन बोली कि मम्मी पापा दिल्ली जा रहे थे, वहाँ पीरागढ़ी साइड है, तो किसी के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा ऐसी कुछ बात होगी, तो वो बदतमीजी करने लग रहा थी। मम्मी तेरे पास फ़ोन नहीं करी, मम्मी बोल रही थी लिटिल को मत बताइए, तो मैं बताने लग रही हूँ तेरे को। तो मैं नींद से उठा, फिर मेरे को यूँ भी लगता है यार मैं इतनी दूर बैठा, और बताओ माँ बाप बेचारे बुढ़े ऐसे दुखी हो रहे। तो लकीली वो जिस एरिया में वो चीज़ हुई थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो उधर ही सब इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस में, तो मैंने उसको फ़ोन करा तुरंत, तो वो पहुंचा। और मेरा कज़न है, फर्स्ट कज़न ही, वो भी उधर ही रहता है, तो उधर पहुंचे मौके पे। वो तो चलो जो भी था हुआ, पर मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी थी, पर मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे भाई कर रहे हैं, वही मेरे माँ बाप की सिरदर्दी वो क्यों ले रहे। तो कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि यार मुझे साथ होना चाहिए था उनके। पर यूँ भी लगता है भाई बूढ़ा हो गया, जब एनर्जी नहीं बचेगी तब कहाँ से ट्रैवल करूँगा, तो कर लो अभी बस जवानी में जो चीज़ें हो रही है। क्या सोचा है, कब तक करना है ट्रैवल? एटलीस्ट जब तक मेरी सारी कंट्रीज एक बार कवर नहीं हो जाती, मिनिमम एक बार ही। और रुकना तो कभी है ही नहीं, पर ये कम कर दूंगा, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करूँगा। मोस्ट लाइकली हो सकता है शायद मैं हिसार में सेटल हो जाऊँ अपने होम टाउन ही, घर वालों के साथ। पर फिर कम ट्रैवल करूँगा, वाइफ के साथ कर लूँगा, घर वालों के साथ कर लूँगा, बीच में दोस्तों के साथ कर लूँगा। रुकने तो कभी वाला नहीं है अब इतनी ज़्यादा। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे घूमना पसंद है। तो मुझे लगता नहीं कि ये इतनी जल्दी से सबसाइड हो जाएगा, जाने वाला है। तो पता नहीं पूरी तरीके से तो कब रुकने वाला है, पर कम काफ़ी हो जाएगा जब मैं हर कंट्री एटलीस्ट एक बार ही देख लूँ। पता है जो लोग इतना घूमते हैं ना, उनको ना समझ ही नहीं आता कि अब घर वाली फीलिंग कहाँ से आती है, क्योंकि घर रहे हुए इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, और बाहर भी कभी इधर, तो वो होमली फीलिंग आती है। होम इज़ वेयर आई ले माई हेड, और मैं इसको मानता भी हूँ, मेरे साथ होती है चीज़। कहीं सुला लो मेरे को, फुटपाथ पे सुला लो, महंगे होटलों पे सुला लो, रोज़ अलग बेड पे सुला लो, कहीं भी सुला लो। थोड़े से खराटे तो मैं लेता हूँ कभी कभी, पर कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि भी कोई भी जगह ऐसी है जिसे मेरे को यूँ लगता हो कि ये मेरा घर नहीं है या फिर ये मेरा घर है। मेरे को कोई सिटी कंट्री अच्छी लगती है तो मैं वहाँ ले लेता हूँ अपार्टमेंट रेंट पे, वहीं रहता हूँ एज अ लोकल। मेरे को परेशानी नहीं होती, होम सिकनेस वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं होती। लोनली फील करते हो कभी ट्रैवल करते हुए?
मैं वैसे कम इमोशनल हूँ, पर कई बार हो जाता है, जैसे अब की बार मैंने फील करा है अफ्रीका में ट्रैवल करते हुए कि भाई ट्रैवलर्स, जब आप ट्रैवल करते हो तो काफ़ी तरीके हैं आप और ट्रैवलर से मिल सको या फिर अकेले ना रह सको। तो पहला तरीका है कि आप हॉस्टल्स में रुको, जिधर और ट्रैवलर्स आते हैं आप उनसे मिलो। कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि काउच सर्फिंग, जिनसे आप हैंग आउट कर सकते हो और ट्रैवलर्स के साथ या फिर लोकल्स के साथ। तीसरा ऑप्शन है कि भी आप किसी पब्लिक प्लेस में, कॉन्सर्ट में, फेस्टिवल में, कैफ़े में, बार में लोकल से मिलो। तो ये 3-4 ऑप्शन है नए लोगों से मिलने के। पर लेट्स से आप अफ्रीका की किसी ऐसी बैकवर्ड कंट्री में जिधर कोई ट्रैवलर आता ही नहीं, तो उधर हॉस्टल्स नहीं होंगे तो ट्रैवलर्स के इवेंट्स, मीटअप्स वगैरह नहीं होंगे। और लोकल से आप किसी से बात करना चाहो तो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलते बिल्कुल भी। मोस्टली कंट्री में फ्रेंच बोलते हैं, वेस्ट अफ्रीका में इंग्लिश कोई नहीं बोलता। तो वहाँ मेरे को पहली बारी प्रॉब्लम हुई, नए लोगों से मैं नहीं मिल पा रहा था, नए दोस्त नहीं बना पा रहा था। फाइनली मेरे को मेरा दोस्त मिला, बाब के नाम है उसका, जो कि बेल्जियम में रहता है। पर उससे पहले की जो 7-8 कंट्री थी मेरे को कोई दोस्त नहीं मिल पा रहे थे, तो ना कोई मेरी लैंग्वेज बोलता। तब मेरे को यूँ फील होने लगा यार कि अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है। रुकना भी होटल्स में पड़ता था क्योंकि हॉस्टल्स होते नहीं, होटल्स में रुको वही, कोई किसी से बात नहीं करता, ना किसी को लैंग्वेज आती, बहुत परेशानी होती थी। पर तब फिर मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं टिंडर डालता हूँ। मैंने टिंडर इंस्टॉल किया और उस पर मैंने अपने बारे में लिखा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक न्यू फ्रेंड्स। और उसमें जो लड़की इंग्लिश बोलती थी उनके साथ मैं मैच करता था। पहला क्वेश्चन मेरा ही होता था, हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। वो बोलती थी कि भी हाँ तो ठीक है, नहीं बोलती थी तो मैं मैच कर देता था। तो जब मैच हो जाता था, 1-2 बात तो हो जाती थी, मैं बोल देता भाई मेरे को लोकल्स चाहिए जो मेरे को घुमा सके, हैंग आउट कर सके। तो मैं उनसे बातें क्लियर कर लेता था ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद मैं उनके साथ घूमता था, वो मुझे घुमा देती थी। तो ऐसे जाके लोनलीनेस से मैंने छुटकारा पाया अपनी वेस्ट अफ्रीका में। वैसे ट्रैवल कभी एस्केप बना है आपके लिए? पसंद आ गया अब आपको पसंद है, बट जब शुरू में उस टाइम पे किया था, क्या एस्केप था? इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं लगता एस्केप था। मुझे भी वही फैसिनेशन थी जो सब लोगों को होती है कि भी कैसा लगता होगा बाहर बाहर जाके, घूम ये है के। वो है। मैंने सोचा नहीं कभी इसके बारे में, पर दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुरू में मैं गया तो बस मेरे को यूँ था कि भी बाहर दुनिया कैसी होती है। मेरे को याद है एक बार जब मैं छोटा था ना, तो मेरे मम्मी पापा 2008 की बात है, इंग्लैंड गए थे, लंदन। तो मेरे को यूँ था यार इंग्लैंड जाने लग रहे हैं घर वाले, यार मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे, मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था। तो ना मेरी डायरी, स्कूल की नोटबुक का एक पेज फाड़ के मैंने मेरे पापा की बैग में छुपा दिया। मैंने सोचा मैं तो नहीं जाता, मेरे नोटबुक का पेज इंग्लैंड घूम के आएगा। वो आगे घूम के मैं उस पेज को सूंघ रहा हूँ, यार इंग्लैंड घूम गया है, मेरे से ज़्यादा वैल्यू तो इस पेज की है। फिर मेरे को यूँ लगा यार कि भी जाना है मेरे को, कभी ना कभी जाना है। फिर मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई वाज प्लेइंग वॉलीबॉल वो ये था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूंगा तो मुझे बाहर घूमने को मिलेगा। ये नहीं था कि भी मैं बेस्ट प्लेयर बनूंगा, वो बनूंगा। मेरा मेन गोल ये था कि बाहर घूमना है, टूर्नामेंट खेलने बाहर जाऊंगा। तो खेलते थे। जब जूनियर इंडिया टीम के कैंप में भी गया था, मेरी 2 सर्जरीज हुई, घुटने में चोट लगी। फिर मेरे को छोड़ना पड़ा गेम। मेरे साथ वाले फिर इंडियन टीम में भी गए, वो बाहर भी जाते थे। पर अब मेरे को लगता है कि भी मेरी लाइफ उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। अच्छा हुआ कि मैं नहीं खेलता था और खुल के ज़्यादा ट्रैवल कर सकता हूँ, पैसे भी ठीक ठाक कमा लेता हूँ। तो ये गोल था मेरा कि बाहर जाना है कभी ना कभी, पर पता नहीं था कैसे जाना है। फिर वही कॉलेज टाइम में था तो मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे आईसेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में बताया। फिर उसके थ्रू मैं टर्की गया था। अब आईसेक के लिए बोलते कि इट चेंजेस योर लाइफ, पर डायरेक्टली ऐसा कुछ चेंज नहीं करा कि वो बहुत इम्पैक्टफुल था कि भी मेरे जो थॉट्स बदल दिए। आईसेक की वजह से नहीं था, पर हाँ आईसेक ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी बाहर जाने की। और वो जो ट्रिप था ना, वो ठीक है, हमारा एक वॉलंटियर प्रोग्राम था, उस वॉलंटियर प्रोग्राम में वॉलंटियर करा था। उस प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं था जिसने इतना इम्पैक्ट करा मेरे पे। पर बाकी जो भी एलिमेंट्स थे कि ठीक है फ्लाइट पकड़े अकेले जाना, वहाँ पे अकेले रहना, खुद से नए लोगों से मिलना, वो चीज़ें जो थी ना वो बहुत इम्पैक्टफुल थी। और तब मेरे को रियलाइज हुआ यार इतना मजा आता है ट्रैवल करने में, लोग इतनी इतनी जबानें बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, कि कितना कुछ तो हमें पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। एंड आई वाज सपोज्ड टू कम बैक डायरेक्टली फ्रॉम अंटालिया व्हिच इज अ सिटी इन टर्की वेयर आई वाज स्टेइंग। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक फ्रॉम अंटालिया आई फ्लू टू जॉर्जिया, तिबिलिसी। और उधर से फिर मैं गया दोहा से फिर मैं आया दिल्ली। खुद से ही मैंने अपनी फ्लाइट्स वगैरह करा ली मॉडिफाई और घूम के आया। तो मेरे को लगा यार वाह ये लाइफ है, मेरे को यही करना है। पढ़ाई में मैं अच्छा था नहीं, चीटिंग करके पास होता था। हिंदू कॉलेज में था मैं, बीएससी करी थी मैंने जूलॉजी में। तो साल में 1 या 2 दिन क्लासेस में जाता था मैं। टीचर भी मजाक बनाते थे कि भी कौन है, पढ़ता भी है क्या, इस कॉलेज का तो है ही नहीं है। तो ऐसे होता था। पर मैंने सोचा यार प्लान्स थे मेरे कि भी ठीक है वॉलीबॉल नहीं खेल सकता, अब मैं जाऊँगा यूएस, मैं करूँगा डॉक्टरेट इन वेटरनरी मेडिसिन। तो कुत्तों जानवर का डॉक्टर बनूंगा, मैंने सोचा था ये। पर फिर मैं समझ गया था पढ़ाई मेरे बस की है नहीं, क्योंकि कॉलेज में मैं क्लासेस लगाता ही था, सारा टाइम वॉलीबॉल खेलता रहता था, आवारागर्दी दोस्तों के साथ। तो फिर अब मेरे को लगा भाई अब क्या करूँ। तब आई थिंक तब मैं शायद हो सकता है कि भी ट्रैवल एज एन एस्केप मैंने देखा हो कि भी अब कुछ करने को नहीं है, चलो ठीक है फिर बाहर ट्रैवल चलते हैं।
तो ऐसा हुआ था, फिर करते करते अब तो करियर ही बन गया है। और आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हो, सोलो ट्रैवल या फिर किसी और के साथ ट्रैवल? डिपेंड करता है, मोस्टली सोलो ट्रैवलिंग, पर एक बहुत टाइम फ्रेम के लिए अगर मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई एंजॉय हैविंग सम नाइस कंपनी विद मी। ऐसे माइंडसेट क्या रहता होगा सोलो ट्रैवल करते हुए, क्योंकि सब कुछ ही खुद करना है, कोई है ही नहीं साथ में हंसी मजाक वगैरह के लिए? माइंडसेट ना बहुत, यू हैव टू बी वेरी स्टोइक, और बहुत मतलब खुद को कंट्रोल में रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जहाँ पे कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरी ज़बान नहीं बोलता, मेरी तबीयत ख़राब होगी तो कोई मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल नहीं रखने वाला, किसी को मतलब नहीं मैं जिंदा रहूँ या मरूँ। तो कहीं भी पार्टी है, कोई उधर जा रहा हूँ तो मेरे को पता है मेरे को दारू नहीं पीनी, मेरे को सेंसे से बाहर नहीं जाना, खुद का ख्याल रखना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मेरे को ख्याल रखना है कि मेरे को कोई नुकसान ना हो। जिम में जा रहा हूँ तो भारी वेट्स नहीं उठा रहे हैं, हल्की एक्सरसाइज करनी है ताकि चोट ना लग जाए। अच्छा, ट्रैवलिंग में भी जिम चलता है? हाँ, मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन ट्राई करता हूँ वेट ट्रेनिंग करूँ, और कार्डियो तो रोज़ होता ही है ट्रैवल के टाइम। तो मेरे ख्याल से माइंडसेट थोड़ा ऐसे रहता है कि फ्लो में बहुत ज़्यादा बहना नहीं है कभी भी, खुद पे लिमिट्स लगानी बहुत ज़रूरी है। और लेट्स से कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ हूँ तो मैं इतना ख्याल नहीं करूँगा, मैं क्या पता दारू भी पी लूँ और चीज़ें भी कर लूँ, तो बस वो ज़्यादा चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। और आई थिंक आई एम वेरी नॉन जजमेंटल, बिल्कुल एक ओपन दिमाग के साथ मैं जाता हूँ हर नए कल्चर में, और जज नहीं करता सोसाइटी को। जो भी अच्छी चीज़ें मेरे को लगती है पर्सनली वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ। बट वैसे कभी कहीं जाके कल्चर शॉक लगा है? कल्चरल शॉक मेरे को, मेरे ख्याल से पहला इथोपिया गया था तभी लगा था। मेरी पहली ट्रिप तो थी यूएस की, इंडिया से, पर मेरा भाई बहन वहाँ रहते हैं तो इंडिया के घर से यूएस के घर चले गए, तो कोई कल्चरल शॉक नहीं लगा मुझे। उसके बाद टर्की गया तो मुझे मेरे ख्याल से इतना शॉक लगा नहीं था, और लेकिन बाद में मैं 2019 में इथियोपिया गया था। ये वो पीरियड था जब मैंने सोचा था कि ठीक है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पर मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है ट्रैवल करने के, और वो उम्र हो गई थी कि मैं घर से पैसे नहीं लेना चाहता था। तो तब मैंने सोचा था भाई कुछ ऐसा करना है कि मेरे को तो वायरल होना ही होना है। तब मैंने जाके गूगल पे रिसर्च करनी स्टार्ट करी, वीडेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस पीपल इन द वर्ल्ड, एंड देन आई केम अक्रॉस दिस ट्राइब कॉल्ड मुर्सी ट्राइब, ओके। विच लिव्स इन इथियोपिया, साउथ ऑफ इथियोपिया, नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑफ सुडान। और वो क्या करती है, औरतें अपना होठ काटती है, होठों में वो क्ले प्लेट्स डालती है, 2 men आर सपोज टू फाइट, एक हारता है वो मरता है जनरली, जो जीतता है ही गेट्स टू चूज। वहाँ पे ऐसे मारना लीगल है? हाँ, तो वो ट्राइब्स में आप क्या वो करोगे, लॉज कहाँ लगाओगे, उनके अपने लॉज है, तो वो गवर्नमेंट के लॉज उन पे नहीं इम्प्लाई होते। तो एक आदमी मर जाता है, एक जीतता है, एंड देन ही चूजेज अ वाइफ ऑफ हिज चॉइस, और जो लड़की वो चूज करता है उससे उनकी शादी होती है। डोंगा फाइटिंग बोलते हैं, वो स्टिक से लड़ते हैं। तो वो मेरे लिए कल्चरल शॉक था, ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो मैंने रिसर्च करी ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो मैं सोचा था यहाँ जाऊँगा, इनकी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो वायरल होती है तो ठीक है, तो मैं सस्टेन कर पाऊंगा, नहीं होती तो बस मैं अब यूट्यूब वगैरह और ट्रैवलिंग पे एकदम फुल स्टॉप लगा दूंगा। बट फिर हो पर गई? वो होगी वायरल लकीली। हाँ, हाँ। मैं वापस आया इंडिया, तो वो वीडियो मैंने डाल दी, उस पर मेरे ख्याल व्यूज़ इतने नहीं आए। तब मेरे ख्याल 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो व्यूज़ आए नहीं, तो मैंने गिव अप सा कर दिया था। मैंने सोचा छोड़ो नहीं होना, तो मैंने देखना ही बंद कर दिया। पर फिर मैं बाल कटवाने गया नाई के एक दिन, तो वो सारे नाई सैलून पे मेरी वीडियोस देख रहे, तो मैं अंदर घुसा तो वो मेरी वीडियो देखने लग रहे और आपस में बात करे, देखना कौन पागल आदमी है, कहाँ चला गया, मेंटल है ये, अफ्रीका कौन जाता है घूमने। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले भाई साहब आप इसको जानते हो, आपकी शक्ल इस जैसी है। बोला ना मैं नहीं जानता। तूने मेरे बाल काट दिए। उसके बाद फिर मैं जिम गया, जिम में भी मेरे को किसी ने आके टोका, आज मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो मैं समझ गया था वायरल हो चुकी है। तो घर आके देखा तो हो चुकी थी एकदम। और फिर पैसे वैसे भी ठीक आए, तो फिर मैंने घर पे जो पैसे लिए थे पापा से वो वापस लौटाए, अपने थोड़े से सेव करे, और तब से मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ इजीली। तो अब पैसे वैसे ठीक कमा लेते हो? अब ठीक आ जाते हैं, अब पैसे सही आ जाते हैं। ओके, उसकी दिक्कत नहीं है? नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है अब, मतलब सेव भी हो जाते हैं ठीक ठाक। और सिर्फ यूट्यूब नहीं करता मैं, मेरी वेबसाइट है उस पर मैं कोर्सेज भी बेचता हूँ, और काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिए मैंने इनकम के जो सोर्सेज है। अभी ऐप भी आने वाली है मेरी, एक बैकपैक भारत के नाम से, एक ट्रैवल एजेंसी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो अच्छे अब अच्छी हो जाती है कमाई। ओके। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी बॉलीवुड कैरेक्टर से आपने कभी रिलेट किया है ट्रैवल वगैरह में? ट्रैवल में यार मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं पिक्चरें नहीं देखता, टाइम कहाँ है आपके पास? मेरे को याद ही नहीं मैंने कब पिक्चर देखी होगी। सही फ्लाइट्स में देख लिया करो ना। मैंने कोशिश करी है कई बार। एक ब्लड डायमंड मूवी है, वो सीरा लियोन के ऊपर है, वहाँ पे जो डायमंड्स की माइनिंग होती थी उसके ऊपर थी। अरे आप डायमंड माइन भी तो होके आए हो अभी रिसेंटली। मैं डायमंड माइंस में गया नहीं था, पर वो सीरा लियोन में थी, तो मैं सीरा लियोन गया था।
माइंस में मैं नहीं गया था, और मैंने उसी लिए वो पिक्चर डाउनलोड करी थी आज से 4 महीने पहले, और मैं तब से मेरे ख्याल 20-30 फ्लाइट्स तो ले चुका हूँ और आज तक नहीं देख पाया वो मैं। और मैंने नोट्स में डाल रखी है वॉच ब्लड डायमंड, वॉच ब्लड डायमंड, आज तक नहीं देख पाया। तो मूवीज़ में देखता नहीं ज़्यादा, मेरे को पता भी नहीं, बॉलीवुड वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं। एक मेरे को हॉलीवुड का वो गंजा है जेसन स्टैथम, उसकी मूवीज अच्छी लगती है क्योंकि वो अलग अलग देशों में जाके पीटता है, वो मेरे को मस्त लगता है, फैसिनेटिंग। अब नकली पासपोर्ट में जाके उधर मारेगा 2 मुक्के, फिर दूसरे देश में जाके पीटेगा, वो बढ़िया है। पर मेरे को वो पसंद था, रणदीप हुड्डा एक्टर। ओ हाँ, उनका साथ आपका शायद एपिसोड हाँ भी आया था, हुआ है, आया हुआ है। पर मैं ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहता, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ अभी भी। मैं एज अ फ़ैन मेरे को लगता है उन्होंने डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को। क्यों? एनीवे, क्योंकि इतना पोटेंशियल था, इतने ज़बरदस्त एक्टर थे, पर वो जो उनका लेड बैक वो था ना, जो तरीका था, मेरे ख्याल से वो ना थोड़ा जितना पोटेंशियल था उतना उन्होंने रीच नहीं किया। उन्होंने ये चीज बोली थी हमारे पॉडकास्ट वही- में कि वो थोड़े से लेजी हैं। और एंड में मेरे को गलत बात क्या लगी कि वो मैसेज भी ये दे रहे हैं कि भी चिल करो, हो जाएगा, जो होना है हो जाए। वो देखा मैंने। आप पूछ रहे थे ना कोई एपिसोड देखा है नहीं, तो मैंने आपका 6 महीने पहले, मेरे को याद है मैं माली में था, विच इज़ अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। बहुत बुरी सिचुएशन है वहाँ पे अभी, क्राइसिस से चल रहे हैं। तो उनकी कैपिटल सिटी है बमाको, तो काफ़ी अनसेफ कंट्री है वो। तो उधर मैं रात को बैठा था, तो मैंने उनका वो पॉडकास्ट देखा था, वो वीडियो देखी है मैंने आपकी। तो उनको हरियाणा में सब इतने पसंद करते हैं ना, सब लोग। और मैं उनसे मिला था, मतलब आज से कितने 7-8 साल पहले मिला, 2016 में मिला था। तो मेरे को बढ़िया भी लगे थे वो, सबको पसंद है, सबके रोल मॉडल थे वो हरियाणा में। इतना पोटेंशियल था, पर मेरे को लगता है उन्होंने थोड़ा डिसअपॉइंट करा, वो ज़्यादा ही वो हो गए, चिल हो गए। थोड़ा सा उन्हें और करना चाहिए था, हिम्मत मारनी चाहिए थी। एनीवे चलो, जो कोई भी है। नहीं। हमने उनके लिए बहुत हिम्मत मारी थी, मैंने एक हरियाणवी जोक याद किया था उनके लिए। याद है आपको अभी भी? यार नहीं। मैं आपको बाद में याद करके सुनाऊंगी ऑफ कैमरा, पक्का। बट उन्होंने लाज रख ली मेरी, वो हंस दिए। अच्छा, अगर हंसते ना हैं क्या हंसते जनरली? तो यार, नहीं मतलब अगर ना हंसते तो मेरी बेइज्जती हो जाती ना, इसीलिए। बट मेरे को तो आपको देख के, आपसे बात करके उसकी याद आ रही है। आपने पता नहीं शायद वो मूवी देखी नहीं होगी, ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर था ना, उसका कैरेक्टर था बनी। हाँ बनी। तो वो कहता है कि मैं गिरना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, बट मैं बस रुकना नहीं चाहता। हाँ, वो उस पे मीम भी तो बनते थे, टेम्पल रन खेल ले, इस डायलॉग पे। मैंने देखी नहीं मूवी, पर हाँ उसका शायद ऐसा ऐसा कैरेक्टर है। देखी नहीं पर मैंने वो। वैसे यार सारे लोग जाते हैं यूएस, यूरोप, आप भी जाते हो, बट आप सबसे ज्यादा घूमते हो अफ्रीका। और आप अभी आई थिंक रिसेंटली गाम्बिया भी होके आए। हाँ, गाम्बिया ही था मैं, कहते हैं ना। द गाम्बिया, 10-11 दिन गाम्बिया हाँ, था। तो वहां पे मैंने वो स्टोरी सुनी यार, सेक्स टूरिज्म वाली, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। वो क्या सीन है, ऐसा होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैंने देखा, मैं लाइव दिखाने लग रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो भी था वहाँ पे। तो सेक्स टूरिज्म क्या है, उसमें जनरली क्या करती है, बूढ़ी औरतें या फिर आदमी भी, वो जाके अपना सेक्स पार्टनर ढूंढते हैं गाम्बिया में, अफ्रीका में। अब गाम्बिया क्यों, इसके पीछे काफ़ी रीजंस है, क्योंकि वेस्ट अफ्रीका बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है पहली बात तो। गाम्बिया इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, रिलेटिवली सेफर। और गाम्बिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है यूके से। ओके। तो 300-400 साल पहले ब्रिटिश लोग आते थे गाम्बिया से, स्लेव्स लेके जाते थे, तो वो बहुत पहले से गाम्बिया आते हैं। अब क्योंकि स्लेवरी अबॉलिश हो चुकी है, तो अब वो आते हैं टूरिस्ट, डायरेक्ट फ्लाइट से यूके से आएंगे, वीकेंड्स पे कोई लोकल सेक्स पार्टनर्स अपने ढूंढेंगे और वापस या तो यूके चले जाएंगे या फिर महीनों महीनों उनके साथ रहेंगे, क्योंकि गाम्बिया सेफ है। और गाम्बियन मैन हैव दोज वेस्ट अफ्रीकन जेनेटिक्स, जिनकी वजह से दे हैव हार्ड वुड, बिग हार्ड वुड। तो उसके लिए वो लोग आते हैं, जनरली ओल्डर विमेन, और वो उनको अलाउंसेस भेजती है हर महीने। और शुगर मॉमीज। शुगर मॉमीज, एग्जैक्टली। तो ऐसा वहाँ पे काफ़ी सीन है। और ऐसा नहीं है कि मैं अफ्रीका बहुत घूमता हूँ, द थिंग इज अफ्रीका इज़ ह्यूज। अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट में इतनी नहीं है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। एरिया वाइज एशिया इज़ बिगर, पर कंट्रीज का हिसाब देखें तो अफ्रीका में ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, अफ्रीका में एक्सट्रीम ट्रैवलिंग है, वो हाईलाइट होती है ज़्यादा। मैं जर्मनी मेरे ख्याल 6 से 7 बार गया हूँ, यूएस पता नहीं कितनी बार गया हूँ, और टर्की भी 6 बार गया हूँ। गाम्बिया में सिर्फ 1 बार गया हूँ, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम हो चुका है बहुत ज़्यादा, यूएस, यूरोप, तो लोगों वो हाईलाइट नहीं होती वो चीज़ें। अफ्रीका जाते हुए लगता है यार ये तो अफ्रीका में ही रहता है, पर ऐसा नहीं है। एक बार ही गया हूँ मैं। सेनेगल एक कंट्री, उधर से मैंने ट्रांजिट करा है बस 6 बार, सेनेगल ज़्यादा गया हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं अफ्रीका ही ट्रैवल करता हूँ। पर हाँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे को सोसाइटीज़ के एक्सट्रीम्स देखने बहुत पसंद है। मेरे ख्याल जॉर्डन पीटरसन ने या किसने कहा था, हु इज़ पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट, कि आपको सोसाइटी को जज करना है, जानना उसके बारे में, तो आप उसके एक्सट्रीम्स देखो, दोनों साइड्स के। तो वो मेरे को मज़ा आता है कि ठीक है, एक बार तो बिल्कुल कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में जाके वहाँ पे क्या माहौल है, उनकी तरह रहने का मैं
कोशिश करता हूँ उनका पार्ट बनने का, या फिर सिर्फ देखता हूँ उसे। फिर मैं जाता हूँ बिल्कुल ही ऐसी ओपन सोसाइटीज़ में, जैसे जहाँ पे यूरोप सब में open हो रहा बर्लिन है। या लेट्स से गाम्बिया, जिधर ये सब चीज़ है, बार्सिलोना, तो उधर फिर वो चीज़ें देखता हूँ, तो मज़ा आता है मेरे को एक्सट्रीम्स देखने में। कि एक ही दुनिया में यहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है। हाँ, और जब मैं उस देश से जाके उस देश में बात बताता हूँ तो वो लोग मानते नहीं है बातें। मेरे को याद है मैं एक बार वेस्टर्न सहारा में था। वेस्टर्न सहारा इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन नेक्स्ट टू मोरक्को। तो मोरक्को क्लेम करता है कि हमारी कंट्री का पार्ट है सहारा, वो सारा डेजर्ट वाला ये एरिया उसका एक पार्ट है, और वो बोलते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमें सोवरेनिटी चाहिए और हमें एक अलग कंट्री है वेस्टर्न सहारा। तो उधर बहुत ही कंजर्वेटिव कल्चर है, रेगिस्तान में रहते हैं वो लोग, और तो वहाँ पे मेरे कुछ लोकल दोस्त बने थे, तो मैंने सोचा इनके घर कुछ ले जाता हूँ। तो लड़कियाँ ही थी, 2 लड़कियाँ थी, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। तो उन्होंने, क्योंकि वही लोग थे जो इंग्लिश बोलते थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे थोड़ा घुमाया फिराया भी। तो उन्होंने मेरे को चाय पे बुलाया अपने घर पे कि भी चाय पीने आ जाना। अब वो सारा डेजर्ट में रहते थे, मेरे को पता नहीं था कि भी क्या इनके लिए लेके जाऊँ गिफ्ट। इन्होंने मेरे को चाय पे बुलाया, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आई कि भी क्या लेके जाऊँ। तो मैंने डिसाइड कराया, रेगिस्तान में रहते हैं, इनके पास पानी नहीं होता, मैं पानी ले जाता हूँ। तो मैं 5-5 लीटर की 2 पानी के वो बोतल सी वो मैं ले गया, एक हाथ में पकड़ के, मैं पी लेंगी पानी। और मैंने घंटी बजाई, मैं लो पानी लाऊं, इतनी खुश होगी, बोल रही हमारे 2-3 दिन से पानी नहीं आया था, हमने फ्लश नहीं कर रखा, हमारे टॉयलेट ब्लॉक रखे हैं ना, हमने पानी पिया, थैंक यू सो मच, तुम कितने वो हो, ये वो। पानी दिया मैंने उन्हें, और बस फिर वो मुझे पास में बीच घुमा के लाई थी। तो उन्हें मैं बताने लग रहा था रिजॉर्ट के पास बीच। हाँ, वो एक्चुअली बहुत ही ना स्पेशल जगह है, दखला नाम है, दखला सिटी है वेस्टर्न सहारा में। उधर रेगिस्तान और बीच दोनों एक साथ है, मतलब आप रेगिस्तान में रहो और 100 मीटर दूर बीच है, तो वो दोनों मिलते हैं एकदम। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्रिटी जगह है, और पॉपुलर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जाता नहीं, सारा डिस्प्यूटेड रीजन है। तो काफ़ी स्पेशल जगह है वो। हम उधर थे, तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा भाई यूरोप में क्या लाइफ होती है, ऐसे वैसे। तो मैं उन्हें LGBTQ के बारे में, कम्युनिटी के बारे में बताने लग गया। तो बोली अच्छा ऐसे भी होता है, ये थोड़ी हो सकता है, ये क्या मतलब है। अच्छा, उनको पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, एक को थोड़ा पता था, पर फिर वो सीधी बोली कि भी मैं तो होमोफोबिक हूँ और ये क्या बातें कर रहे हो तुम, ऐसे वैसे। फिर मैं उन्हें बताने लगा भाई ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ है, ये होता है। तो मेरी 1-2 वीडियोस भी वायरल हुई है बर्लिन की नाइट लाइफ के बारे में। और बोलिन की नाइट लाइफ मैंने सुना है ऐसी है कि वहाँ पे एक क्लब है जहाँ पे 3 दिन लगातार पार्टी चलती है। बहुत क्लब है ऐसे, तो बहुत सारे हैं। हाँ, तो अभी भी मैं, आज क्या तारीख है, 18 है, हाँ, मतलब 30 दिन पहले, 35 दिन पहले भी था मैं बर्लिन में। 1 महीना रहा हूँ मैं बर्लिन से। मैं 12 को गया था बार्सिलोना, 12 से 17 में बार्सिलोना था, 17 को वापस बर्लिन आया। 3 दिन रुके, फिर मैं इस्तांबुल गया था। तो 1-1.5 महीना मैं गया था, मतलब मोस्टली क्लब्स में। बर्लिन के सारे जो भी टॉप क्लब्स है सब मैं जा चुका। तो टू नेम अ फ्यू, जैसे बर्गाइन और किटकैट की बातें मैं पहले कर चुका, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और कुछ और क्लब्स है, जैसे बर्गाइन और किटकैट क्लब्स है, वो हार्ड टेक्नो है बेसिकली उनका थीम। बर्गाइन तो बिल्कुल ही हार्ड टेक्नो, तो यू हैव टू बी ड्रेस्ड इन ऑल ब्लैक लेदर कपड़े, जीन्स या फिर लेदर बूट्स, और जितना ज़्यादा लेदर उतना अच्छा है। किटकैट इज़ मोर अबाउट किंग्स एंड सेक्सुअलिटी। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सेक्सुअल मैनर में ड्रेसअप होना है, हार्नेसेस पहन लिए, स्ट्रैप्स आप पहन गए लिए। थे फिर सेक्सुअल मैनर में ड्रेस होके? नहीं, मैं बनियान पहन के गया था। और पर हाँ, मोस्टली सारे लोग ऐसे अजीबोगरीब बन के आते हैं। पर वो ना बेसिकली इसलिए देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ही किंग की ड्रेसअप हो रखे हो, उन्हें बस ये देखना है कि यू आर रिस्पेक्टफुल ऑफ द एनवायरनमेंट इनसाइड। तो अगर उन्हें लगता है कि भी हाँ ये हैंडल कर लेगा, तो वो जाने देते दिल हैं। लेट यू इन। तो कोई ऐसा किंक वहां पे डिस्कवर हुआ जिसके बारे में पता ही नहीं था? जैसे कुछ किंग्स के बारे में तो पता है ना, कि जैसे फीट फेटिश होती है कुछ तो लोगों बहुत को। common है वो तो, हाँ। हाँ, तो ऐसे कोई अनकॉमन किंक पता चला? एक सेकंड, मेरे को ऐसी आ गई। किंग्स तो पता नहीं मेरे को कैमरे में कितना बोलना है सब, पर को किंग्स तो कई सारे हैं बर्लिन में ना। तो जैसे कि BDSM सुना था मैंने, कभी देखा नहीं था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला, मतलब प्रॉपर रूम्स थे, हंटर वंटर रखे हुए हैं पीटने के लिए। कोई लड़की रोने लग रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है मेरे खून निकाल, मेरे को इतना मार कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग। और इनफैक्ट बर्लिन में एक ऐप है, ऐप तो मेरे ख्याल वर्ल्ड वाइड है, लेकिन वो बर्लिन में ज़्यादा चलती है। तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं सारे इंडियंस उस ऐप पे पहुंच जाएंगे। पहले ही मैंने किटकैट क्लब का नाम लिया, अब की बार पिछले महीने में सारे वहां पहुंच गए। सारे वहां पे थे, लाइन लगी हुई 5-6 घंटे की, और मैं लाइन के आगे से गुजर रहा हूँ, सारे ओ ये वो किटकैट वाला परमवीर, ये मेरी रील वायरल हुई थी वो। तो लॉन्ग वीकेंड था, सारे जितने भी यूरोप में इंडियन स्टूडेंट्स थे वो चले गए किटकैट उसी वीकेंड पे। किटकैट वालों को तो आपको शहर भेजे। वो चिढ़ने लग गए मेरी गाल से, इतने इंडियंस आने लग गए। तो वो एक ऐप है, उस ऐप पे मैंने देखा, मेरे को एक दोस्त ने बताई जो बर्लिन रहता है, उसने बताया भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। तो वो ऐप मैंने खोल के देखी, उसमें मतलब
नॉर्मल हेट्रोजेनस लोग तो आपको दिखेंगे ही नहीं, सारे मतलब जिनके अलग अलग स्पेशल किंग्स है वो दिखेंगे। तो उसमें अबाउट मी सेक्शन में वो कुछ लिखते हैं और लुकिंग फॉर में कि भी क्या क्या चाहिए। तो कोई भी आपको मतलब नॉर्मल जो भी सोसाइटल नॉर्म्स है अपने इंडिया में उसके हिसाब से आपको कोई भी नहीं दिखता। रिलेट नहीं कर पाएगा, वैसा कोई इंसान नहीं दिखेगा। लड़की है तो उसके इंटरेस्ट दिखेंगे FFFM, यानी कि 3 फीमेल्स और एक मैन के साथ मैं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। foursome। हाँ, फोरसम और 5, किसी ने 10, किसी ने ऑर्जीज, ग्रुप सेक्स, ये सब चीज़ें। फिर एक ने लिख रखा कि भी आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी सीरियस लविंग पार्टनर हु कैन टेक केयर ऑफ मी, और ऐसे ऐसे कि भी मुझे मेरी इमोशनल और सेक्सुअल जो नीड्स है वो पूरी कर सके, और मैं बस प्यार तलाश रही हूँ और सेक्स तलाश रही हूँ। उसने ऐसा लिख रखा। लास्ट में लिख रखा आई लिव विद माई बॉयफ्रेंड whom I love a lot and I care about a lot, और कि भी वो बस नेस्टिंग पार्टनर्स है और प्यार भी करते हैं और सारी नीड्स एक दूसरे की पूरी करते हैं, पर वो और लोगों से भी करवाते हैं। मतलब एक तरह से ओपन रिलेशनशिप है, पर अब ये इमोशंस और फिजिकल नीड्स दोनों हर जगह से सीख कर रहे हैं। ओपन रिलेशनशिप्स में जनरली होता है कि भी ठीक है, इमोशनल नीड्स के लिए ये इंसान है, सेक्सुअल नीड्स के लिए भी है, पर बाहर हम सेक्सुअली वो कर लेंगे एक्सप्लोर, पर इमोशंस हम जनरली नहीं करेंगे। जनरली नहीं होता है, पर बहुत कॉमन हो चुकी है ये चीज़। और ऐसे ऐसे मतलब किंग्स थे, मेरे को तो पता ही नहीं था, वो लिखे आते थे, फिर मैं गूगल करता था। फिर उनकी टर्म्स भी इतनी मुश्किल होती थी, वो मैं ब्रेक डाउन करके समझता था भाई इसका क्या मतलब है, और वो ऐसी ऐसी करके निकलती थी तो समझ में ही नहीं आता था। बहुत एक्सट्रीम हो चुका वेस्ट में तो, स्पेशली यूरोप, और यूरोप में बर्लिन सिटी। कुछ छोड़ा नहीं वैसे। हाँ, कुछ छोड़ा नहीं, मतलब जितनी अपनी सोच जाती है ना उससे कई आगे जा चुके हो तो। तो आपने कभी एक्सप्लोर करने का सोचा इस एरिया में? मैं जब गया था पहली बार किटकैट, तो मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि मैं तो शौक था, 10-15 मिनट तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या होने लग रहा है, मैं क्या देखने लग रहा हूँ। और ये मेरे साथ नहीं, अच्छे अच्छे के साथ हो जाता है। उस क्लब में आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रिपेयर होकर जाना है, मेंटल मेकअप करके जाना पड़ता है। कुछ नहीं पता आप हैंडल कर पाओगे माहौल या नहीं कर पाओगे। तो 10-15 मिनट में ऐसे था बिल्कुल, कहाँ आ गया मैं, क्या दुनिया है, क्या होने लग रहा है मेरे साथ। फ़ोन पे वो स्टिकर विकर लगा देते हैं, फोटोज़ वीडियोज़ आपको इंटरनेट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं। तो फिर मैंने मैसेज करा, मेरे भाइयों का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, मैंने उस पर उन्हें सबको मैसेज करा, भाई मैं ऐसी ऐसी जगह पे हूँ, और अगर मेरा जवाब नहीं आता समझ लेना मेरे को हार्ट अटैक आ गया। तो वो बोल रहे ऐसा क्या है, क्या होगा? मैं बोला भाई जिंदा बच गया तो कल बताऊंगा। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, सही बताऊं तो बस देखे जा रहा हूँ, ये भी होता है, अच्छा वो भी होता है, देखेगा देखेगा। तो किटकैट इज ऑल अबाउट किंग्स। किटकैट में सारी चीज़ें होती है, प्लस टेक्नो म्यूजिक। फिर बर्गाइन है, उधर मोस्टली डांस है और ड्रग्स वगैरह है। किटकैट में ड्रग्स भी होते हैं, किंग्स भी होते हैं, डांस भी होता है। बर्गाइन इज मोस्टली अबाउट हार्ड टेक्नो, तो खूब नाचते लोग वहाँ पे। फिर आते हैं कुछ क्लब्स, जैसे कि कार्टर ब्लाउ है एक बर्लिन में, और एक सिसिफोस है, 2 क्लब्स है। उधर लोग वो डिमांड करते हैं कि आप बिल्कुल ब्लैक में ड्रेस ना करो, कलरफुल वाइब्रेंट से बन के आओ। उनके बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन म्यूजिक टेक्नो ही है। तो ये ओपन है, मतलब इनका गार्डन्स है, एक पूल है, कुर्सी है, बाहर बैठ गए थोड़ी देर, किसी फ्लोर पे चले गए, 4-5 फ्लोर है, अलग अलग म्यूजिक बज रहा है वहाँ पे, टेक्नो ही सारा, टेक्नो की अलग अलग फॉर्म्स। तो उधर जाके डांस करो, फिर बीच में आके पूल के साथ बैठ गए, किसी सोफे बैठ गए, चेयर पे बैठ गए, लोग मेकआउट वगैरह कर रहे होते हैं जो भी। तो जनरली सिसिफोस और कार्टर ब्लाउ में लोग जाते हैं फ्राइडे को, और मंडे को सुबह निकलते हैं। किटकैट और ये 4 सबसे पॉपुलर क्लब्स हैं। किटकैट और बर्गाइन सुबह बंद हो जाते हैं। किटकैट 8-9 बजे बंद हो जाता है, बर्गाइन सुबह 10-1 बजे बंद हो जाता है। फिर उसके बाद लोग आफ्टर पार्टी के लिए जनरली सिसिफोस में चले जाते हैं, कार्टर ब्लाउ में चले जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल रहता है जनरली। तो बेस्ट पार्टी प्लेसेस अभी तक कौन सी लगी पूरे कंट्री में, अगर आपको बतानी हो कि पार्टी करने के लिए कहीं जाना है तो? मेरे को तो हैंड्स डाउन अभी तक बर्लिन मेरी फेवरेट। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं पार्टी वार्टी कुछ करता ही नहीं हूँ, पहले मैंने कभी करी ही नहीं थी। हाँ। मैं मेरे ख्याल इंडिया में 2 बार क्लब में गया हूँ, एक बार, दोनों बार मेरा दोस्त ले गया धक्के से। प्रीवी है दिल्ली में, एक उसमें गया था, एक मेरे ख्याल कोई BWS है उसमें गया था। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया सच बताऊँ तो। लोग नाच रहे, इतना फॉर्मली ड्रेसअप होके आगे, इतना शो ऑफ कर रहे हैं। वो शैम्पेन की बोतल मंगा ली, अब वो उसका उड़ा दी। फिर एक जना उसका वो लेके आएगा, प्ले कार्ड पे उसकी फोटो सी, लड़की आएंगी, वो फिर नीचे गिरा दी, फिर वो साफ कर दी। इतना स्टूपिड लगता है ना मेरे को ये जो क्लब्स का इंडिया में कल्चर है। ठीक है, इतनी इतनी एंट्री फीस, जो बियर बाहर मेरे ख्याल 200-300 की मिलती है, अंदर 1000-2000 की मिलती है। यूरोप में 2-3 यूरो की, इनमें किटकैट बर्गाइन में भी 3-4 यूरो की एक बियर आती है, 200-300 रुपए की। हाँ, तो मेक्स नो सेंस इधर पार्टी। तो मेरे को पसंद नहीं था पार्टी कल्चर बिल्कुल भी, ना मैं पीता इतना कुछ, ओकेजनली पीता हूँ बहुत, ना मैं कोई ड्रग्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था पार्टी करने। पर जब मैं लैटिन अमेरिका गया ना, 1 सवा साल हो गया,
तो वहाँ पे क्या होता था कि रेगेटॉन और सालसा बचाटा इन डांस फॉर्म्स का काफ़ी कल्चर है। तो शाम को 5-6 बजते ही लोग सड़क पे शुरू हो जाते थे, ग्रुप्स बना के लड़के लड़कियाँ सालसा करते थे या रेगेटॉन वगैरह उस म्यूज़िक पे डांस करते थे। तो शुरू में तो मेरे को लगता था यार हरियाणा से आता हूँ तो हमारे डांस करना बहुत बुरा सा ही मानते हैं कि लड़कियाँ नाचती है, लड़के थोड़ी नाचते हैं। वो या तो दारू पी के ना कि डांस कर लो, पर ये डांस फॉर्म्स तो बहुत स्टूपिड मानी जाती है कि क्या कर रहा है तू ये। तो मेरे को भी, मैं भी सोचता था यार ये क्या करने लग रहे हैं। फिर बस उस माहौल में रहा तो मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट जैसा कहते हैं। तो थोड़े थोड़े दिन में मेरे को भी फैसिनेट करने लगा, मैं यार चल ठीक है। फिर 1-2 क्लासेस में मैं भी चला गया। तो 1-2 दिन नाचा, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है क्लब्स में चलते हैं। तो मैं वहाँ जो लोकल दोस्त बन गए थे उनके साथ चला जाता। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ का जो कल्चर था नाइट लाइफ का, मैक्सिको का और मेदेजीन कोलंबिया। मेदेजीन की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। बट मेदेजीन की ड्रग लाइफ बहुत गंदी है। बहुत गंदी है, बहुत गंदी सही में, जगह जगह ऐसे खुलेआम ड्रग्स वगैरह और काफ़ी अनसेफ है। पर एक चीज़ मैंने देखी कि भी जितनी ज़्यादा रिस्क है उतने ज़्यादा मज़े भी आते हैं उस कंट्री में, अगर आप वो टैकल कर लो तो वो सारे हार्म्स जो है। बट यार आप बच कैसे गए? मतलब आपकी, मैंने सुनी, आपने ये स्टोरी सुनाई हुई है ड्रग्स वाली, तो चलो मेदेजीन की तो आपने कवर करी हुई है, राइट? बाकी और कौन सी जगहों पे ऐसे बहुत ही ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल पेड सेक्स या ड्रग्स बहुत ही ओपन और लीगलाइज्ड हैं? लीगलाइज तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है ये हार्ड ड्रग्स, बस यूँ है टॉलरेबल है। लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, मैक्सिको और कोलंबिया जितने एक्सट्रीम तो मेरे को कहीं नहीं दिखे। मैक्सिको में जैसे ग्वादलहारा सिटी में था मैं, वहाँ पे काफ़ी है ड्रग्स। मैक्सिको सिटी में बहुत ज़्यादा है और बोगोटा में भी है, कोलंबियाई कैपिटल। पर मेदेजीन जितने और बर्लिन जितने मैंने ड्रग्स तो कहीं भी नहीं देखे। इन 2 सिटीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा ड्रग्स देखे हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा रिस्क बर्लिन रिस्की नहीं है, काफ़ी सेफ है क्योंकि जर्मनी है। जर्मनी वहां पे आपने एक्सपीरियंस नहीं किया कि किसी ने किसी की स्पाइक कर दी ड्रिंक या? नहीं, बर्लिन में जनरली ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि दे आर वेरी केयरफुल ऑफ हुम देर लेटिंग इन। तो वो काफ़ी रेयरली ऐसा होता है, वो परख लेते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है। और वो यूजुअली नॉन बर्लिनर्स को नहीं चाहते क्लब्स में। तो नॉन जर्मन या नॉन बर्लिनर्स नहीं चाहते वो लोग क्लब में, तो वो जज कर लेते हैं, देखते कि भी ये इधर बर्लिन में रहता है, इसे यहाँ का माहौल पता है नहीं पता। तो ये चीज़ें जनरली लैटिन अमेरिका में बहुत होती है। ड्रिंक स्पाइक कर दी सड़क पे चलते चलते, या तो आपके ड्रग्स फेंक दिए नाक में, या किसी तरह आपके सिस्टम में ड्रग्स आ कैसे गए। फेंक देते हैं? वो मैंने बताया भी, एक स्कोपोलामीन करके ड्रग है, डेविल्स ब्रेथ बोलते हैं अच्छा, कि जैसे ही टच हो गई और आपने टच ऐसे कर होगी। ली अब तो? जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया, उसमें मैंने वो ड्रग लगा रखा है, आपने वो मेरा बिजनेस कार्ड देखा और आपने वो फेंक दिया, पर वो आपकी उंगली पे ड्रग अभी भी है। बाद थोड़ी देर बाद आप नाक साफ कर रहे हो, किसी तरह आपने कुछ खाया, आपके सिस्टम में चला गया, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी चली जाए तो आप हो जाते हो उस पर हाई। तो फिर आप ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो जाते हो, आप सबकी हाँ में हाँ मिलाओगे जो भी आपको बात बोलेंगे। तो लोग फिर क्या कर सकते हैं कि भी आपकी किडनी वगैरह निकाल ली है, सबसे कॉमन है। तो बाकी आपको आप लूट तो लिया इतने वगैरह, कैजुअली बोल रहे हो कि किसी ने पर्स चोरी कर लिया, वैसे किसी ने किडनी निकाल ली। हाँ, तो ये चीज़ मेदेजीन में काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी कॉमन है। तो ये सब चीज़ें होती है। पर मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे ख्याल से क्योंकि आई थिंक इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपनी प्रिकॉशंस लेता हूँ और मैं परख लेता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है ये चीज़ मेरे में अच्छी है कि मैं जल्दी परख लेता हूँ कि भी यहाँ पे खतरा है नहीं है, ये चीज़ ठीक है नहीं है। तो आई टेक माई प्रिकॉशंस। और रात को अकेले नहीं निकलता था, ग्रुप में ही जाता था, सारे बार जाते थे। कोई इमरजेंसी होगी तो सारा सामान घर पे छोड़ के भागता हुआ जाता था, भागता हुआ आता था। तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ ऐसा। बट मोस्ट डेंजरस एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है ट्रैवल इतने सालों से कर रहे हो, कि मतलब जब लगा हो कि पता नहीं अब मैं आऊँगा या कल नहीं? याद करने दो, मैंने आपको कहा था, आप मेरे को जब पूरे बढ़ गई बोलोगे ना ये एक्सपीरियंस बता, तो मेरे को याद नहीं आता है। मेरे को कंट्री का बोलो ना, इस कंट्री का डेंजरस बता। पर एनीवे, मोस्ट डेंजरस मेरे को ऐसा नहीं कह सकता मैं कि भी ये मेरा मोस्ट डेंजरस था। पर कुछ कंट्रीज, कुछ सिटीज ऐसी है जिधर ऐसा फील होता है कि भी काफ़ी डेंजर है। उसमें न्यूयॉर्क भी आती है। न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क, हाँ, न्यूयॉर्क काफ़ी डेंजरस हो सकती है इफ़ यूर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। और पापुआ न्यू गिनी कंट्री, उसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिस पे। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन द वर्ल्ड। वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन, कार जैकिंग, ये सब वहाँ पे बहुत होता है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। फिर एक हेती कंट्री है कैरिबियन में, उसमें केप हेशियन और पोर्ट ओ प्रिंस, ये 2 सिटीज़ है, बहुत डेंजरस है। केप हेशियन में था जिधर वो मेरे पे एक हमला सा भी हुआ था, अटैक लोकल हुआ आया था था, आप हाँ। पे? तो वहाँ काफ़ी अनईजी सा फील हुआ था। फिर दूसरी चीज़, एक लेटेस्ट स्टोरी सुनाता हूँ आपको। अभी मैं वेस्ट अफ्रीका में था, तो मैं टोगो, एक कंट्री है, टोगो कंट्री से मैं बेनिन कंट्री जा रहा था। दीज आर बोथ वेरी टाइनी कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका। तो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था मैं, और इस एक्सपीरियंस की वीडियो मैंने कल परसों ही डाली है। उस दिन मेरे पास हमेशा मेरे पास लोकल सिम कार्ड होता है, मेरे इंडियन सिम में भी इंटरनेट चल रहा होता है, पर टोगो में एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। और मैंने उस देश में सिम कार्ड नहीं खरीदा, 2 ही दिन था, मैंने सोचा छोड़ो अगली कंट्री में जाके लूँगा। तो उधर मेरे पास सिम कार्ड नहीं था और ना इंडियन सिम पे इंटरनेट चल रहा था, कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं।
तो वीडियो बनाता हुआ मैं जा रहा था और मैं बॉर्डर क्रॉसिंग पे था, आगे बेनिन कंट्री स्टार्ट होनी थी, इमिग्रेशन से पहले मैं सड़कें वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करते करते मैंने देखा ठीक है, अब वो ना काफ़ी चिढ़ जाते हैं अफ्रीकन लोग कैमरा देख के, स्पेशली पुलिस वाले सोल्जर्स, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं करता। तो दूर से वो 2-3 खड़े थे सिपाही से, मैंने कैमरा पहले बंद कर दिया, लेकिन उनमें से एक को समझ आ गया कि ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब क्योंकि मैं अफ्रीका में था तो मेरे को पता है चोरी वोरी बहुत होती है, तो मैंने ना फ़ोन के कवर में एक स्ट्रैप सा डाल रखा है जो मैं अपने हाथ में डाले रखता हूँ, रिकॉर्ड करता ताकि कोई छीनने तो फ़ोन छीन ना सके। अब वो आती ही मेरे को फ्रेंच में सुनाने लग गया, कुछ बोल रहा फ्रेंच, मेरे को फ्रेंच बिल्कुल समझ में नहीं आती। और तो जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो उसे इंग्लिश नहीं आती थी, उसे फ्रेंच आती थी, वो मुझे थोड़ा थोड़ा किस तरह इंग्लिश में समझा रहा, वीडियो वीडियो। मैं बोला इसकी थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो सड़क की बना रहा हूँ वीडियो, और मैं इसको क्या दिक्कत है, सड़क से तो अपने घर रहे अगर नहीं आना था वीडियो में। तो बात चलेगी, वो एकदम से बहुत एग्रेसिव हो गया जो सिपाही था वो। फिर बोला वीडियो दिखा। मेरे को पता था कि मैंने इनके हाथ में एक बार फ़ोन दे दिया तो वापस नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, वापस नहीं आना, क्योंकि मेरे बहुत दोस्तों के ड्रोन्स फोन्स वगैरह अफ्रीका में ऐसा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं, और मेरे फ़ोन में डाटा था, सारी वीडियोस थी पिछले दिन, मैंने सोचा सारी जाएंगी, तो मैं बोला मेरे हाथ में दिखा दूंगा, तेरे हाथ में नहीं दूंगा। किसी तरह मैं उसे इंग्लिश बोल रहा, उसके भी पता नहीं समझ में आ रही या नहीं आ रही, तो मैंने उसको दिखाई वीडियो। मैं बोला देख मैं पूरे सफ़र की वीडियो बनाने आ रहा हूँ, बनाता रहा हूँ। उन्हें लगा मैं स्पाई हूँ कोई, थोड़ी मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी इंपोजिंग सी लगती है, तो उन्हें काफ़ी बार हुआ, उन्हें लगता है मैं स्पाई हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ भाई, देख। तो वो बोला ये देख इसमें जूम इन कर, पीछे खड़ा मैं दिख रहा हूँ। मैं मन में सोच रहा, मैं ऐसी तेरी शक्ल भी नहीं इतनी दूर से दिख जाएगा, चमकारे मार रहा हो। वैसे ही 5-6 बजे बाद मैं भी दिखना बंद हो जाता हूँ, वो भी बंद हो जाते हैं। तो मैं बोला देख कहाँ इसमें तो वो ऐसे उंगली कर रहा, मैं समझ गया फ़ोन खुद से छीनने का मेरे से। तो मैंने फ़ोन लॉक कर दिया उसी टाइम, और उसी टाइम उसने फ़ोन ऐसे छीना, तो खींचा, वो बहुत एग्रेसिव हो गया और वो मेरे हाथ में अटक गया स्ट्रैप की वजह से, उसके हाथ में आया नहीं। और छीनते ही वो, मैं समझ गया भाई अब तो सिचुएशन खराब होगी। मैं चिल्लाने लग गया इंग्लिश में, उसे सुनाने लग गया तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरा फ़ोन खींच रहा है, ये वो कौन है तू। वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, 6-7 आ गए वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल वाले, पुलिस वाले हथकड़ियाँ लेके कि इसको अरेस्ट करेंगे, और चिल्लाने लग रहे हैं मेरे ऊपर। AK-47 लेके, हाथों में हथकड़ियाँ लेके 6-7 ऑफिसर्स आए और मुझे घेर लिया, और कि भी इसे अरेस्ट करेंगे, चलो इसका इंटेरोगेशन होएगी, ये होएगा वो होएगा। और बस मैंने अच्छी चीज़ क्या करी, मैं दबा नहीं, मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बस इंग्लिश में चिल्लाया गया, मैं बोला इंडियन एम्बेसी में बात करो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, कौन जानता है मुझे, मैं वैसे ही चिल्लाया जा रहा हूँ। मैं बोला तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, इंडियन एम्बेसी में फ़ोन करके पूछो, ऐसे वैसे। हालांकि पिछली कंट्री जिसमें मैं था उधर लाइबेरिया में था, तो इंडियन एम्बेसी ने मुझे बुलाया भी था खाने पे, पर टोगो में मैं इंडियन एम्बेसी में गया नहीं था, ना एम्बेसी को पता था कि परमवीर आया हुआ है। तो पर मुझे था कि एटलीस्ट मैं लाइबेरियन एम्बेसी में मेरी बात हो जाए, या इधर इंडियन एम्बेसी में हो तो मैं बता सकूँ भैया ऐसे ऐसे। तो वो उन्हें तब लगा कि शायद पता नहीं कौन आदमी है, कैसा बड़ा आदमी है जो डर ही नहीं रहा, और बोल रहा है एम्बेसी में पूछ के तो देखो एक बार। तो थोड़े से डर गए, मतलब उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं करा, ना गोली मारी, और वो मुझे उस टाइम लेके भी जा सकते थे, टॉर्चर कर दे, कुछ भी कर दे, कौन पूछता है अफ्रीका में, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया जो इंग्लिश बोलता था, वो आया बाइक पे उतर के आया, और मैं बोला भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है, ये मेरे को फिजिकली कैसे कर सकता है, ऐसे मेरे हाथ से फ़ोन कैसे खींच सकता है। तो वो बोला अच्छा ये सिचुएशन है, ऐसे वैसे। मैं बोला मेरा पासपोर्ट खोल के, वो बोला अपना पासपोर्ट दिखाओ। मैं बोला खोल के देखो एक बार मेरा पासपोर्ट। तो देखा उसने भरा पड़ा है दुनिया की सारी कंट्रीज़ के स्टैम्प्स, वीज़ाज, ये है वो है। तो मैं बोला मैं तो तुम्हारे देश की वीडियो बनाने लग रहा हूँ, मैं सड़क की है वो, मैं इसको क्या दिक्कत है, और मैं मेरे हाथ से कैसे खोस रहा है, छीन रहा है फ़ोन। तो बोला अच्छा हमारी तरफ से गलती है, माफ़ करो। वो उसने उससे सॉरी बुलवाया, और उन्हें लगा पता नहीं क्या कितना बड़ा आदमी था और हमसे गलती होगी, और उन्होंने बस मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखवाया, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी ली, और बोले ठीक है जाओ अब। तो अगर मैं उस टाइम मैं भी दब जाता तो वो कर देते मेरा काम, पता नहीं क्या करते, पर ठीक है बच के निकल गया। ऐसे किसी कंट्री के जेल गए हो? जेल मैं गाम्बिया में जाते जाते बचा था। गाम्बिया से मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था सेनेगल की। तो गाम्बिया की बॉर्डर पे मैंने सुना था गाम्बिया की बॉर्डर पे ना ऐसा बहुत होता है कि आपके बैग में ड्रग्स डाल देते हैं वो पुलिस वाले खुद ही, और फिर आपसे बहुत ज़्यादा हैवी फाइन्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, रिश्वत बेसिकली। तो मेरे को पता था चीज़ होती है इतनी एक्सट्रीम नहीं होती जितनी अफ्रीका में, तो मैंने देख लिया। मतलब आपसे पैसे मांगेंगे ही मांगेंगे, ये तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड है, कोई ब्राइब नहीं बोलते वो। तो हर जगह आपका बैग खुलवा लेंगे, पैसे मिले निकाल लिए, पर्स में पैसे दिखे निकाल लिए। तो मैं पैसे इधर जुराब के अंदर छुपा के रखता था हर चेक पॉइंट पे, क्योंकि मैं ओवरलैंड ट्रैवल कर रहा था फ्लाइट्स में। बहुत कोई ऐसी कंट्री थी जिधर ओवरलैंड बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है तो लेता था, समुद्र में ऐसे रूट नहीं बन रहा तो, या 2-3 दिन का सफ़र है तो फ्लाइट ले ली। तो कैश काफ़ी संभाल के रखना पड़ता था, और ATMs वगैरह चलते नहीं, कैश से ही काम होता था। तो डॉलर्स, यूरोज और लोकल करेंसी उनको दिखी और उन्होंने वो रख ली। कहीं भी रोक लेंगे, बैग्स दिखाओ, तो मैं ऐसी ऐसी जगह छुपाता था, कभी अंडरवेयर में छुपा लिए, कभी कच्चे में पैसे छुपा लिए। और वैन में जैसे जाता था तो हर कुछ ही दूरी में चेक पॉइंट्स आते थे,
तो वो समझ जाते थे तो लोकल आदमी, इनके पास पैसे नहीं होंगे, ये बाहर वाला है, इसको इसके रोको। पास फिर मेरी होंगे। तलाशी होती थी हर बारी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जितना भी कैश है वो डिक्लेयर करो। मैं बोलता था कुछ नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ना मेरा कोई घर है, मैं तो ऐसे ही धक्के खा रहा हूँ। किसी तरह उनको समझाता था, फिर बस निकल जाता था। मतलब मेरे साथ हुआ नहीं, बाकी सबके साथ होता है। तो गाम्बिया में कैसे बचे? हाँ सॉरी, गाम्बिया में बॉर्डर पे था। उन्होंने पूछा कि भी आपके बैग की तलाशी कराओ, मैं बोला कर लो। उन्होंने मेरे से पूछा बैग में ड्रग्स है, मैं बोला नहीं कोई ड्रग्स नहीं है। तो बोले ठीक है हम बैग में तलाशी लेंगे। उन्होंने मेरा बैग खोल लिया, उसमें एक पैकेट था दवाइयों का। दवाइयों में सारी मैं दवाई रखता हूँ, जनरली कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और एंग्जाइटी की भी। तो मेरे पास एक पता था एंग्जाइटी की कोई दवाई थी, वो 2020 की उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी या 22 की, वो एक्सपायर हो चुकी थी और उसमें से एक गोली निकली हुई थी। तो उसको दवाई मिली, बोला सारी दवाइयाँ छोड़ी, बोला इस दवाई के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मैं बोला नहीं है मेरे पास, ये आप रख लो, मुझे चाहिए नहीं। बोला ऐसे कैसे रख लो? बोला हमारा रूल है कि अगर आप किसी चीज़ को कैरी कर रहे हो तो आप उसे या तो स्मगल कर रहे हो या आप अब्यूज़ करने लग रहे हो। बोला अरे मुझे नहीं चाहिए दवाई, तेरे को रखना है रख ले, तू क्यों इतनी फालतू की बात कर रहा है? पुलिस वाला बोला नहीं नहीं, आपके पास या तो इसकी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए या फिर आप ड्रग्स की स्मगलिंग करते हो। तो मैं बोला कि मेरे पास तो नहीं है प्रिस्क्रिप्शन। तो बोला कि अब आपको जेल भेजेंगे। मैं बोला चल भेज दे। तो मेरे को पता था कि भी ये मेरे को जेल में डालेंगे, मेरा तो कंटेंट बनेगा, मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे को पता था। क्योंकि उस कंट्री में जो रिचेस्ट इंडियन है शायद जो, तो मैं एक रिजॉर्ट में रुका हुआ था द गाम्बिया में। तो जो रिजॉर्ट के मालिक थे वो वहाँ के, और गाम्बिया के सारे बड़े बिजनेसेस इंडियन संभालते हैं। ओके। बहुत डोमिनेंट है वहाँ की जो इंडियन सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटी है, उनकी बहुत चलती है वहाँ पे सरकार पे। तो वो जो आदमी है जिनके रिजॉर्ट में मैं रुका हुआ था, मैं उन्हें जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो प्रेसिडेंट के काफ़ी अच्छे दोस्त है। तो मैं एक बार बाहर निकल रहा था रिजॉर्ट से, उनके पास किसी इंडियन का फ़ोन गया कि परमवीर आपके रिजॉर्ट में रुका हुआ है। तो उन्हें पता चला अच्छा परमवीर है, उन्होंने मेरा नंबर निकलवाया कहीं से, मेरे को डिनर पे बुलाया रिजॉर्ट में, उनके रिजॉर्ट में। तो इंडियन कम्युनिटी मेरे को पूरा जानती थी। वहाँ पे दिवाली का फंक्शन हुआ, वहाँ पे मेरे को एज ए स्पेशल गेस्ट उन्होंने इंडियन कम्युनिटी ने बुलाया, और वो सारे प्रेसिडेंट के साथ उनके लिंक्स है। तो मुझे पता था इस देश में मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और मेरे को जेल में डालेंगे तो मैं बढ़िया कंटेंट बनाऊंगा, फंसाऊं मेरे को, और इसकी भी नौकरी जाएगी पुलिस वाले की। तो मैं डर ही नहीं रहा था। वो बोला अब तो जेल डाल लेंगे, पैसे दो। मैं बोला डाल ना प्लीज़ डाल, मैं तो चाहता हूँ तू मुझे जेल में डाल ले। तो उस आदमी को समझ में आ गया भाई इसका कुछ नहीं होने वाला, तो मेरे को बोला तू जा यार। तो फिर मैं आ गया। लेकिन उसके 2 दिन बाद एक मेरा दोस्त है, कैमरॉन नाम है उसका, यूएस रहता है वो मेरे ख्याल 150 देश घूम चुका है, यंगेस्ट अमेरिकन बन रहा है वो टू ट्रैवल एवरी कंट्री। उसके बैग में ड्रग्स डाल ले, और उसने फिर पैसे दिए काफ़ी ज़्यादा रिश्वत के तौर पे। तो मेरे में अलग से नहीं डाले थे, पर मेरा तो वो उसी दवाई के पीछे पड़ गए। उसके बैग में अलग से डाल दिए ड्रग्स, मेरे ख्याल से एक्सटेसी की पिल्स डाली थी, और बोले कि आप ये स्मगल कर रहे हो, और उससे पैसे लिए थे काफ़ी, मेरे ख्याल 200-300 यूरो वगैरह कुछ ऐसे। पर जैसे अगर लड़के लपाड़ों को जाना हो बैचलर्स के लिए, तो उसके लिए बेस्ट जगह कौन सी है? और देखो थाईलैंड और बाली मत बोलना, मैं खुद ही नहीं वहाँ गया, सारे मैं खुद ही पहुंचे नहीं होते गया, हैं। मैं खुद ही नहीं गया दरअसल। मेरे ख्याल से ना मेरे को थाईलैंड में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बना हुआ है कि जो थाईलैंड जाता है वो ये गंदे काम करने जाता है, तो इसलिए मैं अभी तक थाईलैंड गया नहीं। ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज होगी मेरी। तो मेरे ख्याल से कोलंबिया, मेडेजिन इज़ रियली नाइस अगर लड़कों को ऐसे जाना हो लॉन्डो के लिए, क्योंकि थाईलैंड मेरे ख्याल से ऑलरेडी सैचुरेट भी हो चुका है, इतने इंडियंस और सबको पता है, हर इंसान जानता है। मेडेजिन में जब मैं था मेरे को ऐसा फील हो रहा था कोई इंडियन नहीं मिल रहा, कोई मेरे को नहीं जानता, कोई मेरे को जज नहीं कर रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से वो फीलिंग काफ़ी अच्छी है। और हालांकि फ्लाइट्स कैन बी एक्सपेंसिव, काफ़ी दूर है, पर मेडेजिन इज़ कंपैरेटिवली चीपर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका या लैटिन अमेरिका। तो उधर जा सकते हो, घूम सकते हो, काफ़ी सही है। मतलब जो जो चीज़ जनरली लड़कों को चाहिए होती है वो वहाँ सारी है। और लड़कियां सबसे अच्छी कहाँ की है? आई थिंक दिस इज़ वेरी हाय, मैं सब्जेक्टिव। कितनी गलत लगूंगी ये नहीं नहीं, पूछते मैं हुए। आपका पिछला पॉडकास्ट देख के आया हूँ, आपको आदत है पूछने की। तो लड़कियां मेरे को लगता है बहुत सब्जेक्टिव है किसका क्या टेस्ट है। मेरे से आप पूछोगे तो आई थिंक आई एम वेरी मच इंक्लाइंड टू नॉर्थ इंडियन वुमेन और ईस्टर्न यूरोपियन, जैसे कि बोस्निया, मोल्दोवा, रोमेनिया, यूक्रेन। वहाँ की लड़कियों में क्या अलग है? काफ़ी फेमिनिन होती है, लंबी होती है, नेल्स का, बालों का, पैरों का ध्यान रखती है। और नॉर्थ यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन, सेंट्रल यूरोपियन लड़की आप देखोगे, लेट्स से जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, तो देर नॉट वेरी फेमिनिन, देर मोर अबाउट इक्वालिटी, थोड़ा लड़कों जैसा भी रहती है। फेमिनिस्ट। हाँ, पर दिखती नहीं है फेमिनिन, पर देयर थॉट्स एंड देयर जो भी उनके विचार है वो सारी एकदम फेमिनिस्ट वाले होते हैं। तो आई थिंक बिकॉज वी कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड इन इंडिया, तो मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादा फेमिनिन लड़कियाँ पसंद आती है, ज़्यादा फेमिनिन। ठीक है, इक्वालिटी एंड एवरीथिंग, आई रिस्पेक्ट दैट, पर आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल विद वुमेन हु आर मोर फेमिनिन instead of someone who is always demanding equality in everything. I think women have their own upper hand when it comes to emotional needs. मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा रिफाइन है आदमियों से,
तो दे शुड बी द प्रोवाइडर व्हेन इट कम्स टू इमोशनल नीड्स ऑफ द फैमिली. पर मेरे ख्याल से आई थिंक मैन आर मोर रेशनल, और वो जो भी चार थे वो आमतौर पे आदमियों को होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग वाला. बाकी सब ठीक है अपनी जगह. तो ईस्टर्न यूरोपियन नॉर्थ इंडियन लड़कियाँ भी काफ़ी खूबसूरत होती है, मेरे को पसंद है. अपने हरियाणा साइड की लड़कियाँ देखो आप, हालांकि कम दिखती है पर दिख जाए तो अच्छी होती है काफ़ी हरियाणा में. वहाँ पे लड़के ज्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, इसीलिए कम दिखती है. हरियाणा पंजाब साइड की और ये लैटिनाज भी सही होती है काफ़ी, लेकिन ओवररेटेड लगती है मुझे, क्योंकि इधर क्या है कि सर्जरीज वगैरह बहुत करवाती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है. सब्सिडी देती है सर्जरी कराने की. कोलंबिया में है ऐसे कि भाई ठीक है, अगर आपको सिलिकॉन डलवाना है बूब्स में, एस में, तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट इन सर्जरीज पे. तो मोस्टली लड़कियां करवाती है, दे हैव फेक टेट्स एंड ऑल. तो वो मेरे को थोड़ा अननेचुरल सा लगता है, पर ठीक है जो भी. और वो आमतौर पे हाइट छोटी होती है उनकी, ये सब चीज़ें. ईस्टर्न यूरोपियन थोड़ी लंबी होती है, और नॉर्थ इंडियन लड़कियां भी जनरली लंबी होती है बाकी इंडिया से कंपेयर करो. तो मेरा टेस्ट यही है, पर आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव. एक और चीज़ है कि मेरे को आई थिंक दिस साउंड्स वेरी रेसिस्ट, पर इट्स जस्ट हाउ आई फील. मेरे से काली लड़कियां पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत काला हूँ. तो मुझे लगता है कि भी काला तो मैं यूँ, तू क्यों इतनी और काली है. तो अब जैसे अफ्रीकन लड़कियाँ इसी वजह से मुझे नहीं पसंद, मतलब नहीं पसंद सेक्सुअली और फिजिकली बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा एज ह्यूमन बींग्स वीर ऑल इक्वल, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह है. पर व्हेन इट कम्स टू बीइंग सेक्सुअली अराउज्ड बाय और फिजिकली अराउज्ड बाय समवन, तो मुझे लगता है कि मैं कभी हो ही नहीं सकता उनसे. और एक किस्सा भी है, मैं बार्सिलोना में था, 2022 की बात है. तो एक लड़की थी, आई थिंक शी वॉज एथनिकली सेनेगलीज, आई थिंक वेस्ट अफ्रीकन रूट्स थी उसकी, रहती पोर्टुगल में थी. तो वो बार्सिलोना घूमने आई हुई थी. मैं था, मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था, वो भी वर्ल्ड ट्रैवलर है, और एक और लड़का था, वो बेल्जियम से था. तो हम 3 लड़के थे और एक वो लड़की थी. हम हैंग आउट कर रहे थे, एक इवेंट पे मिले थे, ट्रैवलर्स इवेंट पे. तो उसने मेरे को आप रंग मैच कर रहे थे क्या मेरा और आपका? चिंता ना करो, काला हूँ मैं. तो वो बोली कि भाई, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को तुम अच्छे लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो. तो मैं बोला अच्छा, पर मैं बोला कि मुझे भी तो बहुत अच्छी लगती है. तो फिर बोली कि अच्छा कि डू यू सी समथिंग. मैं बोला वैसे अच्छी नहीं लगती, मतलब एज ह्यूमन बीइंग अच्छी लगती है, मैं वैसे अट्रैक्टिव नहीं लगती तो मेरे को. तो बोली हाउ कैन यू से दिस, क्या हुआ है. मैं बोला मेरे को काली लड़कियाँ नहीं पसंद. तो वो मेरे दोस्त भी, अब इंडियन दोस्त तो चलो ठीक है, हमें तो आदत है कि भी ठीक है काला गोरा ये वो बेल्जियम वाला बोल रहा है क्या बोल रहा है तू, ऐसे बात क्यों कर रहा है, ये है वो है. मैं बोला यार ठीक है, आई कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स विद हर, सारी चीज़ हो सकती है, आई रिस्पेक्ट हर एज अ पर्सन, और मेरे ब्लैक दोस्त भी है लड़के लड़कियाँ, पर मैं उस मैनर में नहीं देख सकता. हाँ, इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस भी कह लो. आई थिंक पता नहीं है क्या चीज़ है, बस मैं एक्साइटेड नहीं होता उस वे में कभी भी उनसे. ये इसीलिए क्योंकि आसपास सोसाइटी ने बचपन से इतना बनाया हुआ है कि नहीं काला गोरा, या फिर अगर क्या पता अगर आप कहीं और पले बड़े होते तो शायद आपको ये फर्क ना पड़ता. हो सकता है, मेरे को लगता है कि हो सकता है जी. मैंने भी काफ़ी सोचा इसके बारे में. मेरे को लगता था कि जब मैं अफ्रीका जाऊंगा, जब मैं उन्हीं लोगों में रहूंगा इतने महीने, तो ये चीज़ इट विल फेड अवे. पर ऐसा नहीं हुआ. मतलब मैं किसी भी लड़की से, जैसे मैं टिंडर का एग्जाम्पल दे रहा था, टिंडर के थ्रू मैं लड़कियों से मिलता था, और मैं फिजिकली कभी भी नहीं हो सकता एक्साइट, या फिर कभी फीलिंग्स आ ही नहीं सकती. तो पर मैं उन्हें मिलते ये बात तो बोलता नहीं था, बुरा लगेगा बेचारियों को. और ठीक है भाई, किसी को काले लड़के नहीं पसंद तो ठीक है, उनकी प्रेफरेंस है, मैं तो ऑफेंड नहीं होता बिल्कुल भी. भाई मैं तो काला हूँ, तुम्हारी प्रेफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी भी नहीं है, मेरी भी अपनी प्रेफरेंसेज है. तो मैं मिलता था, मैं बोलता था भाई ठीक है, मैं कुछ भी सीख नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कोई लोग इंग्लिश बोलते हो मैं उनसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं किसी से बात कर सकूँ, घूम सकूँ. पर वो कहीं ना कहीं हम मिले, एंड तक आते आते वो फिर बोलती थी कि नहीं तो तुम ये एप्लीकेशन क्यों यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारा पर्पस, जब तुम डिफीट कर रहे हो एप्लीकेशन का, तो मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते, ये है वो. तो एंड में फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था. और मेरे को रियलाइज़ हो गया था भाई ठीक है, मैं नहीं हो सकता इंक्लाइन उस मैनर में इनके साथ. तो ऐसी कोई वो नहीं है, काफ़ी अच्छे होते हैं यार काले लोग, ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है. पर उस में मुझे लगता है कि भी मैं अट्रैक्ट नहीं हो पाता. और ये मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ है, सबकी प्रेफरेंसेज होती है. कुछ को सिर्फ काली लड़कियाँ पसंद होती है, और एक दो जो मेरे और दोस्त हैं उनको भी नहीं पसंद, कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद है. कुछ लड़कियों को काले लड़के नहीं पसंद होते, किसी को गोरे नहीं होते. तो सबकी अपनी प्रेफरेंसेज है. रेसिस्ट तो मेरे ख्याल से नहीं है ये चीज़, जिसको जो पसंद है वो करो भाई. पर अगर जैसे लड़कों के लिए आपने बैचलर्स के लिए तो ये चीज़ें जगह बता दी, बट अगर कुछ लड़कों को जिनका बजट है ऐसे 50,000 to 1 लाख के बीच में, और उनको अगर ट्रैवल करना है, तो वो आप कौन सी कंट्री सजेस्ट करोगे? देखो कुछ एलिमेंट्स है इसमें, जैसे कि एक तो फ्लाइट टिकट सस्ती हो. फ्लाइट टिकट्स तभी सस्ती होंगी कि कनेक्शन अच्छे हो, वो कंट्री ज़्यादा दूर ना हो.
दूसरी चीज़ है वहाँ आप उस कंट्री में पहुँच तो गए, लेकिन वो कंट्री कितनी सस्ती है महंगी है। जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं ठीक है वो पेरिस की टिकट मिल रही है 20,000 की, चलो पेरिस चलते हैं, पर वहाँ जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि बाकी प्राइसेस 10 गुना महंगे, और फिर वो सुपरमार्केट से 1-1 यूरो 2-2 यूरो की ब्रेड लेके खाते हैं, भूखे रहते हैं, हॉस्टल्स भी 50-50 यूरो के, तो रुकने की कोई जगह नहीं मिलती। तो वहाँ जाके असली उनका स्टार्ट होता है जो ट्रबल वाला पार्ट है। और यूरोप में क्या दिक्कत है, आप एडवेंचरस होना चाह रहे हो, भूखे रह के पैसे बचा के बजट में ट्रैवल करके, लेकिन लोकल आपको इस नज़र से देखा है कि ये कोई इमिग्रेंट होगा जो धक्के से हमारी कंट्री में आ गया, क्या देखो क्या लाइफस्टाइल है इसका, तो लोग आपको उस वजह से देखते हैं, तो वो बहुत प्लेजेंट फीलिंग नहीं होती। और वहीं अगर आप वो चीज़ अफ्रीका में, एशिया में करो, देन पीपल आर मोर वार्म, उन्हें लगता है कि एटलीस्ट हमारे देश कोई घूमने आए, लोग आपको खाना भी दे देंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है हमारे घर में सो जा। यूरोपियंस आर वेरी कोल्ड इन दिस मैनर। तो यूरोप आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाह रहे हो। पहली चीज़ फ्लाइट कनेक्शंस कितने सस्ते हैं, दूसरी चीज़ वो कंट्री कितनी सस्ती है। तो अच्छे ऑप्शन है सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की भी काउंट कर सकते हो, या फिर साउथ ईस्ट एशिया जो कि काफ़ी कॉमन है इंडियंस के बीच, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया, ये सारी कंट्रीज़। सिंगापुर इज़ रियली एक्सपेंसिव, पर बाकी ये सब कंट्रीज़। और अगर आप चाहते हो कि ठीक है मैं फ़्लाइट में एक बार ज़्यादा पैसा देना चाहता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका, यू शुड probably go somewhere in let's say सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, या फिर साउथ अमेरिका, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इन कंट्रीज में। नाइस। अभी जैसे आपने अजरबैजान बोला, बहुत सारे लोग बाकू बहुत जा रहे हैं आजकल, अलमाटी बहुत जा रहे हैं, तो वो हाइप क्या है उन जगहों की? मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था कि उनका जो टूरिज्म है पोस्ट कोविड 450% बढ़ा है, मतलब भाई साहब। अजरबैजान का। तो उनकी गवर्नमेंट ने उनका टूरिज्म का जो भी बजट था वो बढ़ाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट करा, मार्केट करना स्टार्ट करा, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया क्रिएटर्स वहाँ जाने लगे, और इतनी ज़्यादा उससे उनकी मार्केटिंग हुई। तो ये मेन रीज़न था, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ईज करे, ई वीज़ा कर दिया, काफ़ी ईजी कर दिया, और सबके अप्रूव हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैंने भी मेरे ख्याल 10-15 दिन पहले अजरबैजान का वीज़ा लिया था, मेरे ख्याल $20 का था, पर आपको इमीडिएटली चाहिए 3 घंटे के अंदर दे देते हैं वो, अगर वो चाहिए तो शायद $60 का। तो मैंने $60 वाला लिया, मैंने सोचा क्या पता सुबह जाना पड़ जाए, तो मैंने वीज़ा लेके छोड़ दिया। तो 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ गया, और मेरा प्लान था टर्की से शायद मैं अजरबैजान चला जाऊँ, पर मैं इंडिया आ गया था। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा 4-5 दिन में। मैं 2017 में जॉर्जिया था, तिबिलिसी, तो वहाँ से मेरा प्लान था बाकू जाने का, तो तब मैं जा नहीं पाया था, शायद ट्रेन से जा रहा था। तो हमेशा से था मेरे दिमाग में कि जाना है, पर कभी जा नहीं पाया। अब जाऊँगा मेरे ख्याल 4-5 दिन में, शायद मैं बाकू जाऊँ पहले। तो रीज़न यही है कि उनकी गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट करा, सोशल मीडिया पे स्पेशली रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हटा दिए, ईज कर दिया, वीज़ा आसान कर दिया, और इंडिया से कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, सस्ती फ्लाइट्स है, और देश भी इतना महंगा नहीं है, तो लोग ज़्यादा जाने लगे, और इस वजह से ही। बट ऐसे कभी आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि यार मैं इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ ये जगह इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है, और वहाँ पे जाके मतलब वो इंस्टाग्राम में वो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला सीन हुआ है आपके साथ? दरअसल पहली चीज़ तो मैं किसी भी ट्रैवल क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को देखता ही ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह नहीं डालता कुछ भी, तो हालांकि डालनी चाहिए, अब शॉर्ट फॉर्मेट पे सारा स्विच हो गया, अब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड भी कर ली, वो पोस्ट करनी बाकी है अभी। तो मेरे को हमेशा से ऐसा लगता था, और क्योंकि मेरी ग्रोथ भी यूट्यूब की वजह से हुई थी, मेरे को लगता है यूट्यूब इज़ मोर अबाउट रियलिटी। आप 20-30 मिनट की वीडियो देख के आपको वहाँ का बैकग्राउंड नॉइस सुनता है, क्या वेदर है वो ठीक से देख पाते हो, गाने नहीं चल रहे आर्टिफिशियल, कुछ म्यूजिक नहीं चल रहा, और आपकी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट होती है। इंस्टाग्राम में इट इज़ मोर अबाउट फिल्टर्स, बॉलीवुड का कोई गाना लगा दिया, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फिर रोने की एक्टिंग करेंगे, फिर दिखाएंगे कि मैं अपना सपना जी रहा हूँ, वो जी रहा हूँ। उससे पहले वो नहीं दिखा रहे जो इतने दिन उन्हें वहाँ पहुँचने में लगे, और वो नकली कैमरा एंगल्स जचा रहे हैं, फिर जूठा हंस के दिखाएंगे, फिर जूठा रो के दिखाएंगे, वो 60 सेकंड की रील क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मतलब देर क्रिएटिव, आई अप्रिशिएट दैट, मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारे में टैलेंट नहीं है, पर मैं उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाता, बात सिर्फ ये है। तो वो अपनी जगह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब इज़ मोर अबाउट रियलिटी। आप जगह को ज़्यादा अच्छे तक डिलीवर कर पाते हो ऑडियंस के पास, और थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट भी है। और मैंने जो भी करा यूट्यूब की वजह से किया, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर यूट्यूब ओवर इंस्टाग्राम या फिर शॉर्टर कंटेंट। तो होता है ऐसा कि भी इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं 60 सेकंड की रील, उसमें फिल्टर लगा हुआ है, मौसम इतना अच्छा लग रहा है, गाने बज रहे हैं बॉलीवुड के, पर जाके देखते हैं वो काफ़ी ओवर हाइप नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस मैंने देखा है, आधी से ज़्यादा दुनिया दीवानी है पेरिस जाने की, ठीक है। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी सपना स्कूल से है कि हम लोग पेरिस जाएंगे साथ में, बट जितने गए हो आप लोग अभी नहीं, जितने लोग मेरे आसपास में गए हैं पेरिस, अभी मेरी बहन होके आई है, भाई सबने ये बोला कि भाई कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है उस इसके बारे में आई थिंक पेरिस इज द मोस्ट, France is the most visited country in the world, and Paris is probably the most Overhyped. city in the world.
और मेरी एक वीडियो भी थी पिछले पॉडकास्ट में, मैंने बोला था इट्स द मोस्ट ओवररेटेड सिटी इन द वर्ल्ड एज वेल। पर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टेक माई वर्ड्स बैक, और 6 बार पेरिस जाने के बाद फाइनली मेरे को पेरिस बहुत पसंद आई। ऐसा क्या हुआ? मैं 5 बार पेरिस जा चुका था, मेरे को नफरत थी पेरिस से। एक तो लोग फ्रेंच बोलते हैं और जनरली फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इंग्लिश इतना प्रेफर नहीं करती। दूसरी चीज़ की भी गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्राइम्स भी है, आपको लूटपाट होने का भी डर रहता है। पर अब 6ठी बार जब मैं गया ना, मैंने स्टोरीज वगैरह कुछ नहीं डाली, किसी को नहीं पता मैं पेरिस था 1.5 महीना पहले, तो मैं 4-5 दिन पेरिस रुका, कहीं स्टोरी वगैरह किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं खुद से अकेले शाम, अफ्रीका के जस्ट बाद, एक रीज़न ये भी हो सकता है अफ्रीका के बाद, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी कम हो गई थी, वो कंट्रास्ट इतना ज़्यादा हो गया। मैं फ्लाइट से उतरा और मैं सड़कें देख रहा हूँ, अरे पेड़ पौधे, इतनी साफ सड़कें होती है, इतनी साफ चीज़ें होती है, और बारिश हो रही थी उन दिनों, इट वॉज ड्रिजलिंग थोड़ी थोड़ी, और मैं आईफिल टावर के पास वॉक कर रहा हूँ, कभी अपना जिम जा रहा हूँ, कुछ खाने जा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और फिर मैंने मन बना लिया कि ठीक है मैं अपार्टमेंट लेता हूँ, पेरिस को अपना बेस बना लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो अभी मेरे मन में है वो कि एक अपार्टमेंट ले लूँ मैं रेंट पे पेरिस में, और वहाँ से ट्रैवल करना आसान होगा, थोड़ा बीच सीक में। तो अब मेरे को फाइनली ऐसा लगा कि नहीं यार पेरिस अच्छी है, पर इसका कारण ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रास्ट था। आई थिंक यही होगा। हो सकता है। पर अब की बारी कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि भी नेगेटिव हुआ मेरे साथ या कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो। सारे वेलकमिंग से लग रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, कैफेज वगैरह, मेरे को भी बार कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। पता नहीं यार, मेरे को नफरत थी पेरिस से, पर पिछले 1.5 महीने पहले जब मैं गया मेरी थिंकिंग बदल गई पेरिस के लिए। अब आप मग वग हुए वहाँ पे? ऐसे नहीं, मगिंग्स मैं आज तक होती कभी हैं? नहीं हुआ मगिंग या रॉबरी, कुछ भी नहीं हुई मेरे साथ आज तक। यार आपका शायद बिल्ड देख के लोग आपको नहीं करते होंगे। वैसे तो जो गया है वहाँ पे, मैंने तो सबकी कहानियां सुनी है कि ऐसे चाकू रख दिया या फिर बंदूक रख दी। कल ही हमारे घर पे ही 4 गेस्ट आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि हम पेरिस गए, हमारा वॉलेट लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत कॉमन है, मतलब पता नहीं, पर मेरे साथ हुआ नहीं कभी। सबसे ज्यादा चोरी कहाँ होती है? चोरी अपने इंडिया में थोड़ी कम होती है, इतनी ज़्यादा होती है इंडिया में भी चोरियाँ। दिल्ली में कितनी चोरियाँ होती है, मतलब दिल्ली इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन द वर्ल्ड, आई वुड से। तो और मेरे को लगता है हम यहाँ सर्वाइव कर लेते हैं तो हम काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं, हम खतरे पर रख लेते हैं अच्छे से, तो शायद ये भी चांसेस है कि हमारे साथ कम होती है। और चोरियाँ आई थिंक लैटिन अमेरिका में सारे में बहुत चोरी होती है, बहुत ज़्यादा चोरी है। हर घर की फेंसिंग इतनी ऊंची मिलेगी आपको, और इतनी ज़्यादा उन पे वो कांटे लगे हुए होंगे, हर घर पे बहुत ज़्यादा चोरी है। एक मैं ना इंटरेस्टिंग वो बताना चाहूँगा, एल सैल्वाडोर एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद एल सैल्वाडोर। मैं वहाँ गया था पिछले साल ही 2023 में। तो एल सैल्वाडोर को बोला जाता था मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ का जो मर्डर रेशो था वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था। एग्जैक्ट नंबर्स मैं भूल गया, पर अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए और कितने मर्डर्स हो रहे देखा जाए, इंडिया में सबसे ज़्यादा मर्डर्स होते हैं यूपी में। तो होमिसाइड रेट सबसे ज़्यादा यूपी में, इंडिया में। और यूपी की पॉपुलेशन उस कंट्री से 25 गुना ज़्यादा है, कुछ ऐसे था। और उनका भी जो होमिसाइड रेट था वो उनसे कम था। तो ऐसा निकल के आ रहा था कि यूपी से 80 टाइम ज़्यादा मर्डर होते हैं वहाँ पे एल सैल्वाडोर में। तो इसे मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था। अब पिछले साल मैं वहाँ गया, चोरियाँ वहाँ पे बहुत होती है, गैंग्स है बहुत ज़्यादा, 2-3 गैंग्स है, मैं नाम भूल गया, मारियो सैल्वात्रोचा ऐसे कुछ नाम था। तो अब क्या, उनका नया प्रेसिडेंट आया, नायब बुकले। उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दे दिए जिस भी इंसान के बॉडी पे टैटू है ना उसको पकड़ के जेल में डाल दो, चाहे कुछ भी टैटू हो, माँ का नाम हो, वाइफ का नाम हो, गर्लफ्रेंड, टैटू दिखते ही जेल में डाल दो। और लैटिन अमेरिकन टैटूज बहुत उड़ाते हैं, तो उनकी जेलें भर गई, इतने लोग पकड़ लिए। फिर इंटेरोगेशन होती थी, भाई किसी गैंग का मेंबर है नहीं है, तो जो लोग नहीं होते थे उन्हें छोड़ देते थे, और जो लोग गैंग के मेंबर्स होते थे, गैंग से टैटू उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हाँ एग्जैक्टली, तो उन्हें सब जेल में डाल देते थे या फिर सीधा मार देते थे। ये पिछले साल की बात है, तब से शुरू हो रखा है। मतलब एकदम ही एग्रेसिव अप्रोच ली उसने कि भी ठीक है हम तो मारेंगे, सीधा ही जेल में डालेंगे। तो काफ़ी इस पे ऑब्जेक्ट भी करा कि भी ह्यूमन राइट्स तुम वायलेट कर रहे हो, ये क्या मतलब है किसी को पकड़ के डाल रहे हो, वो मर्डर कर रहे हैं, वो भी तो हाँ, वायलेट कर रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट बोल रहा है भाई जो चीज़ तुम्हारे देश में काम करती है वो हमारे में नहीं करेगी, हमें मत सिखाओ, ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है। और अभी इस महीने की रिपोर्ट के हिसाब से पूरे अमेरिकाज की, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को इंक्लूड करे तो मेरे ख्याल से कितनी कंट्रीज होंगी, 35 कंट्रीज कुछ बनेंगी। उसकी सबसे सेफेस्ट कंट्री एल सैल्वाडोर है। 2 साल में उसने बिल्कुल चेंज कर दी कंट्री, सारे क्रिमिनल्स जेल में है, वरना वहाँ बाहर घूम ही नहीं सकते थे। बस में बैठोगे तो बस को वो कर लेंगे, हाईजैक कर लेंगे और लूट लेंगे, सबके पैसे फ़ोन सब ले जाएंगे, गन लगा के। सड़क पे आप जा रहे हो, गन लगा के सब लूट लेंगे या गोली मार देंगे। और अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सेफेस्ट कंट्री बना दी 2-3 साल में एल सैल्वाडोर। अब जा सकते हैं आप पे ऐसे कभी गोली पड़ते पड़ते बची है? मेरे साथ नहीं। या आप किसी को जानते हो जिसको गोली लग गई या कोई ऐसा कुछ हो गया उसके साथ?
या इंडिया में ही हुआ है इंडिया के मैंने बताया ही नहीं ज़्यादा मतलब इस चीज़ के बारे में, पर जो लोग जानते हैं मैं हिसार से हूँ तो उन्हें पता ही होगा भाई, ठीक है, मैं खुद से तो बोलता नहीं क्या छुपाना इस चीज़ों को। मतलब मेरी फैमिली में ही काफ़ी ये सब चीज़ें रही है। मतलब मेरे फादर के जो बड़े भाई है वो जेल रहे काफ़ी साल मर्डर के केस में, और उनके भाई का जो लड़का है, मतलब मेरे ताऊ जी का जो लड़का है, वो भी काफ़ी अच्छा बिल्ट, उसका लंबा चौड़ा, मेरे से भी लंबा हो शायद, तो वो भी जेल रहा काफ़ी टाइम मर्डर के केस में। तो मतलब हमारा जो गांव है या फैमिली है काफ़ी बदनाम है उस मामले में, मेरी पापा ही साइड की, तो सुनने में आती रहती है ये सब चीज़ें। तभी आप इतने वो टफ कि मैं कहीं पे भी चले जाऊंगा देखी जाएगी, मेरे जैसा इंसान तो बस ऐसे। नहीं, मेरे पापा काफ़ी शरीफ थे, है भी, तो मैं भी उसी हिसाब से हूँ काफ़ी, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं इन सब चीज़ों में, पर ठीक है, ये चीज़ें मेरे को इतना वो ओवरवेलम नहीं करती शायद इस वजह से, पता नहीं। कोई कंट्री जहाँ का एक्सपीरियंस इतना खराब था कि आप जिंदगी में एक बार तो चले गए बट वापस कभी नहीं जाओगे? हेती कंट्री, जिधर वो अटैक हुआ था, एक इंसान आया था, सिर्फ उस इंसान की वजह से नहीं, बाकी चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी। मतलब ज़्यादा ही गंदगी थी, थोड़ी ओवर प्राइस थी, देखने के लिए कुछ नहीं था, लोकल्स फ्रेंडली नहीं थे, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा था, और हेती में दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ एक वो ऐसी कंट्री। अब एक और चीज़, लोकल्स इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, अब इसमें मैं लोकल्स की गलती नहीं निकाल सकता क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे भाई, राइट। और मैं बीइंग एन इंडियन, मुझे भाई ठीक है कोई और फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो इंग्लिश ही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भी सब लोग इंग्लिश बोलो, पर मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि ना काफ़ी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, फ्रेंच इज़ नॉट। आप अब वो फ्रेंच लोग क्या, इसलिए मैं बहुत चिढ़ता हूँ वेस्ट अफ्रीका में, मैंने वीडियोस में बहुत खुल के बात बोली है कि मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज से नफरत है और मैं कभी नहीं सीखूंगा। लोग बोलते हैं कि भी उनकी लैंग्वेज है, तू क्यों वो कर रहा है, मैं बोलता हूँ हाँ मैं मानता हूँ, पर इंग्लिश मेरी लैंग्वेज थोड़ी है, मेरी भी इंग्लिश नहीं, हम तो गुलाम थे अंग्रेजों की, उनकी वजह से ही आई हमारे अंदर। पर ये फ्रेंच लोग क्या समझते हैं कि आप इनके आगे इंग्लिश बोलो, जैसे मोरिटानिया में एक होटल में गया तो काफ़ी अच्छा होटल था उनका, वो 3-4 स्टार, तो मैंने इंग्लिश बोली तो बोला फ्रेंच, मेरे को बोल रहा है कि फ्रेंच बोल, इंग्लिश क्यों बोल रहा है, और वो खुद एक फ्रेंच कॉलोनी रही है वो कंट्री, वो खुद उनके स्लेव थे, और तुम क्यों इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो। वही बात है, अपने इंडियंस बोले कि इंग्लिश बोलो, हिंदी ना बोलो। तो तब से ही मेरे बुरे एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हुए थे फ्रेंच के साथ, और फिर मैंने काफ़ी डिबेट भी करी लोगों के साथ जो फ्रेंच सपोर्ट करते थे, और मैं बहुत धोता था उनकी। मैं बोलता था तुम मुझे दुनिया के 10 लोग बताओ जो सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसमें से कितने लोग ऐसे जो इंग्लिश नहीं बोलते, सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, तो किसी के पास कोई नाम नहीं होता था। मैं बोला अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाहिए तो तुम्हें इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। वो बस एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते कि भी इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट्स मोर वाइडली स्प्रेड कंपेयर टू फ्रेंच, पर वो यूँ सोचते हैं कि फ्रेंच ही सब कुछ है। फिर अब इंग्लिश भी हमारी लैंग्वेज नहीं, हमारी हमें दी गई अंग्रेजों के द्वारा। मैं तो चाहूँगा भाई हिंदी हो वर्ल्ड की ग्लोबल लैंग्वेज, पर नहीं हो सकती, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एटलीस्ट कि भी इंग्लिश है। और आप पेरिस में जाओ, आप सिर्फ इंग्लिश बोल के काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैं रिसेंटली, आप न्यूयॉर्क जाके सिर्फ फ्रेंच बोलोगे, आपको गालियाँ देंगे लोग, तो काम भी नहीं चलेगा आपका। तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती कि जो फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस है वो एक्सेप्ट नहीं करते कि इंग्लिश इज़ मोर वाइडली स्पोकन कंपेयर टू फ्रेंच। ठीक है, वो मेरी लैंग्वेज भी नहीं है, पर तुम एक्नॉलेज तो करो इस चीज़ को, इसलिए मुझे अपने घर में हर कोई शेर। हाँ वही बात है। पर ठीक है, तुम अपनी भाषा बोल लो, तुम फ्रेंच भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर ये क्यों नहीं मानते भाई इंग्लिश सीखनी जरूरी है। और पता है मैंने सुना है कि, और आप बता सकते हो शायद मेरे को, कि विच इज द रूडेस्ट कंट्री, क्योंकि मैंने तो सुना है कि जर्मन्स होते हैं बहुत ज्यादा। जर्मन्स की कुछ स्टीरियोटाइप्स है कि भी आपको स्टेयर बहुत करेंगे, घूरते बहुत ज़्यादा हो, जैसे सड़क पे जाओगे तो ऐसे आंखें निकाल के देखते हैं, ये काफ़ी टिपिकल जर्मन की आदत होती है। दूसरी चीज़, काफ़ी कोल्ड होते, ओपन अप नहीं होते। पर इनके लिए ये भी कहते हैं स्कैंडिनेवियंस के लिए, जो ये ऊपर की कंट्रीज होगी, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, और जर्मन्स और डच लोगों के लिए, जो नीदरलैंड्स के लोग हैं, कि इनकी पर्सनालिटी दारू पी के बिल्कुल अलग है। दारू से पहले बहुत कोल्ड है, दारू पी के ये नॉर्मल लोगों की तरह एक्ट करते हैं। तो हाँ, जर्मन्स कैन बी कोल्ड, पर मेरे को लगता है कि फ्रेंच ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर लेट से ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग देशों के, मोस्टली ट्रैवलर्स यूरोपियंस होते हैं, जर्मन, फ्रेंच या डच या स्कैंडिनेवियंस, क्योंकि इनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है और ये इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इनके हैं। तो अगर जर्मन है, 2 जने, उनके साथ मैं हूँ, तो वो इंग्लिश में बात करेंगे। डच है तो भी वो इंग्लिश में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंच है तो वो सिर्फ फ्रेंच में बात करेंगे। और चाहे 5 जनों का ग्रुप हो, उसमें से सिर्फ एक इंग्लिश स्पीकर है, तो भी डच जर्मन स्विच कर देंगे इंग्लिश पे, फ्रेंच नहीं करते कभी भी। तो मेरे को तो ये थोड़े से ज़्यादा लगते हैं कि ज़्यादा रूड है जर्मन्स के कंपैरिजन में। वैसे यूरोपियन कल्चर की एक और बात मैंने नोटिस करी थी, जैसे इंडिया में ना अभी तक हॉस्टल कल्चर नहीं आया पूरी तरीके से। यहाँ पे आया भी है तो लोगों को रेजर्वेशन होती हैं कि यार इंडिया में हॉस्टल्स में नहीं रहना, बट यूरोप में तो चलता ही हॉस्टल कल्चर है सबसे ज़्यादा। तो
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल कल्चर के लिए? बिकॉज यंग लोगों के लिए ना, यंग लड़कों के लिए आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग. हॉस्टल्स का अच्छा रहता है। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ हॉस्टल्स में ही रुको, क्योंकि एक अच्छी जगह है, आसान स्पॉट है नए दोस्तों से मिलने का, आप सबका एक कॉमन ग्राउंड है, यू लाइक टू ट्रैवल एंड यू लाइक टू मीट न्यू पीपल, तभी आप हॉस्टल में रुके हो। दूसरी चीज़, वो सस्ते भी होते हैं और सब अकेले, मोस्टली लोग अकेले आए होते हैं, सो एवरीबडी इज़ वेरी चिल, काफ़ी जल्दी ओपन अप हो जाते हैं। हॉस्टल्स में एक्सपीरियंसेस ज़बरदस्त रहे मेरे। मेरे कुछ क्लोजेस्ट दोस्त जो है वो मुझे हॉस्टल्स में ही मिले। और यूरोपियन हॉस्टल्स के बारे में क्या कहना चाहूँगा, काफ़ी महंगे होते हैं बाकी लैटिन अमेरिका से कंपेयर करो, और अगर आपको अफ्रीका में कहीं हॉस्टल मिलता है विच इज़ वेरी रेयर, तो उसके कंपैरिजन में 40-40 यूरो, 30-30 यूरो एक रात के जनरली हॉस्टल्स होते हैं यूरोप में। पर सही है, हॉस्टल्स की लाइफ मज़ेदार है। फिर शाम को पब क्रॉल के लिए जा रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही है, तो एक्सपीरियंसेस हॉस्टल्स में ज़बरदस्त ही रहे हैं। कुछ ऐसा ऐसा अटपटा से एक्सपीरियंस हुआ है? अटपटा तो कुछ नहीं, ये तो काफ़ी कॉमन है कि रात को शोर होने लग जाता है बेड में और बंक बेड्स होते हैं तो पता बंक चल बेड्स जाता होते है. हैं, हाँ, ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा एक बारी मैं मेदेजीन में ही था हॉस्टल में, तो पुलिस आई हॉस्टल में, रूम में आ गई सीधा, बोली कि भाई ये 2 जने थे, एक इटालियन था एक फ्रेंच था शायद, ये देखे तुमने? मैं बोला नहीं, कल तो डॉम में ही थे। बोला कि ये पता नहीं कहाँ है, लापता है कल से। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। वो फिर 1-2 घंटे बाद आए, वो मिल गए थे, वो नंगे आए। तो मेदेजीन में किसी ने उनकी ड्रिंक स्पाइक कर दी थी लड़की ने, उनका सब कुछ घड़ी वड़ी सब लूट लिया, अगले दिन होश आया। और कपड़े भी नहीं छोड़े हाँ, बेचारों सिर्फ के. अंडरवेयर में थे, कपड़े वपड़े सब उतार लिए। और एक एक्सपीरियंस था मेदेजीन में, एक और हॉस्टल में था मैं, तो वहाँ मैं नंगा मतलब शॉर्ट्स में सो रहा था। तो दोपहर का टाइम था, दोपहर को कोई होता नहीं डोम्स में, तो मैं ऐसे ही जल्दबाजी में सो गया, कपड़े नहीं पहन रखे थे। मैं उतर के बाथरूम गया, मेरे को नींद में खुली एक बार बाथरूम जाने के लिए, तो मैं जैसे ही वापस आने लगा तो 2 लड़कियां थी, ब्रिटिश थी दोनों, तो एक काफ़ी लंबी थी, तो उसने मेरे को टोक लिया, ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रही है मेरे साथ, फिर बोल रही है कि भाई तुम इतने लंबे कैसे हो, आर यू एक्चुअली इंडियन? मैं बोला हाँ इंडियन हूँ। तो करते करते बातचीत होती रही, फिर उसने बोला मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड करो, तो मैं बोला मैं कर लूँगा बाद में। तो मैं सोचा उठ के कर लूँगा, शाम को मैं नींदों में था, तो वो इंसिस्ट करे जा रही बार बार, तो उसने ऐड कराया, फिर मैंने उसकी इंस्टाग्राम पे देखा, या बात हुई कुछ ऐसे था, मेरे को पता चला वो ट्रांसजेंडर है, वो भी 6 फुट की थी। तो मैं बोला हाउ कम यूर सो टॉल? बोली बिकॉज आई एम ब्रिटिश। मैं सोचूं ब्रिटिश तो इतने लंबे नहीं होते, पता चला कि वो ठीक है आदमी था, वो औरत बन गई। तो मेरे से पूछने लगी तुम कैसे ट्रैवल कर रहे हो? मैं बोला भैया ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं तो ट्रैवल कंटेंट बनाता हूँ। तो बोली मैं भी कंटेंट बनाती हूँ। मैं बोला कैसा कंटेंट? बोली मैं ओनली फैंस करती हूँ। तो मैंने बहुत ही ऐसे नॉन जजमेंटल वे में एक्ट करा, मैं ठीक है चलो सबकी अपनी वो है। तो अब मेरे को बातें तो निकलवानी थी भाई, कैसे इनका एक काम वर्क करता है, कैसे करियर है। तो मैं बोला यार सम व्हाट यू आर डूइंग इज़ वेरी अनकन्वेंशनल एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ आल्सो वेरी अनकन्वेंशनल इन इंडिया, सो आई कैन रिलेट अ लॉट टू व्हाट यू आर डूइंग। तो मैंने ऐसे ऐसे करके उसकी टीम में हो गया, मैं बातें करके बोली हाँ ये है वो। फिर मैंने उसे सवाल जवाब करे कि कैसे ऑपरेट करती है सारी चीज़ें। तो उसने मुझे बताया कि डिमांड आती है लोगों की, जनरली बड़ी उम्र के फ्रस्ट्रेटेड मैन होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं ओनली फैंस, और वो पैसे देते हैं उन्हें, और वो पहले ही कुछ पोजेज में फ़ोटोज़ खींच के रखती है, जैसे भी कोई वो कस्टम पिक्चर मांगते हैं तो भेज देते हैं। दूसरी चीज़ चैटिंग के अलग से पैसे होते हैं, वीडियो कॉल्स के अलग से पैसे। तो वो चैट उनकी पूरी टीम होती है, वो चैट करती है, पर लोग सोच रहे हैं कि हम उस लड़की से चैट बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो उनके मैनेजर्स वगैरह संभालते हैं सारा, और वो खूब पैसे कमाती है। उसने ईबिजा में अपार्टमेंट ले लिया, वहाँ मेरे को मिली थी, मेदेजीन में भी ट्रैवल कर रही थी, तो काफ़ी सही था करियर तो उसका। आपने सोचा फिर कभी स्विच करने का? ओनली फैन मेरे को कौन पैसे देगा? ना वो गाम्बिया वाली औरतें। ना मैंने इस चीज़ के लिए तो मेरे को नहीं लगता एग्री करूँगा कभी, पर ठीक है मैं जज भी नहीं करता, कोई कर रहा है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सबका अपना अपना अपने है। अपने वो है, एथिक्स है, ठीक है। और चीपेस्ट अल्कोहल आपको लगता है कहाँ मिलती है? जर्मनी, विदाउट अ डाउट जर्मनी। मेरे को याद है 2017 में मैं अपने घर वालों के साथ गया था जर्मनी, कोई शादी थी हमारे रिश्तेदार की, तो मैं और मेरा मामा है, वो बहादुरगढ़ से है, यहीं दिल्ली के पास ही हरियाणा में। तो वो बहुत अड़बादी बोलते हैं हरियाणवी में, मतलब नोटोरियस सा है, ठीक है। उसकी शादी होगी, वाइफ भी, मेरी मामी भी साथ थी, तो हम सारे गए हुए। तो हम क्या करते थे, मामा को दारू पीनी होती थी, रोज बियर पीनी होती थी, तो वो मेरे को छुप के साथ ले जाता था, मामा चल बियर पी के आएंगे, घर वालों के आगे तो पी नहीं सकते। तो मेरे को याद है कि मामा को इंग्लिश भी नहीं आती, तो मैं ही खरीदता था सारी। तो एक दिन मैंने ली उनकी वो येलो सा कैन आता है, जर्मन बियर है, क्रोन बैक करके के से स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा नाम है, अब तो वो 70 सेंट 80 सेंट की कुछ होगी। तब मैंने वो खरीदी थी 18 सेंट्स की, 25 सेंट्स की, कुछ ऐसे था। हाँ, इंडिया के मेरे ख्याल 25 रुपये थे, 18 रुपये थे, कुछ ऐसे था। सेंट्स में 18 थी, या इंडियन रुपये 25 थे, कुछ ऐसे था।
तो हाँ 25 सेंट्स की थी, इंडिया के 18 रुपए की मैंने वो खरीदी, याद आ गया। वो इंडिया के 18 रुपए का बियर का कैन था, और उसके बाद वो बियर पी, फिर मैंने खरीदी एक च्युइंगम की, घर पे बदबू ना है। वो च्युइंगम थी 1.5 यूरो की, मतलब 150 रुपए की च्युइंगम है एक च्युइंगम, और 25 रुपए की बियर। 25 रुपए का, 18 रुपए का। और उसमें भी जब आप खाली कैन वापस देते हो तो आपको 7 सेंट वापस मिलते हैं शायद, मतलब 5-1 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं वो खाली कैन देने के। तो वो कितने की पड़ती है? 20 रुपए की पड़ती है, इंडिया 20 रुपए की। एंड द थिंग इज वो उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, देर अर्निंग इन यूरोज, एवरेज सैलरीज आर लाइक 2-3,000 यूरोज। तो अगर आप 3 लाख रुपए इंडिया के महीने कमा के 18 रुपए बियर के लिए दे रहे हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री है। इंडिया में आप ठीक है 20-30-40-50 हज़ार कमा रहे हो और आप दे रहे हो 200 रुपए एक बियर के, तो रेशो बहुत ज़्यादा है। तो जर्मनी विदाउट डाउट जितने वो पैसे कमाते हैं इन कंपैरिजन टू हाउ मच द अल्कोहल कॉस्ट, तो इट्स द चीपेस्ट कंट्री। सो आई थिंक लड़कों आप लोगों को पता चल गया कि कहाँ जाना है, मुंह उठा के जर्मनी। वो वाला भागम भाग मूवी की याद आ गई मेरे को, जर्मनी जर्मनी। कौन सी मूवी में है भागम भाग, वो? कौन सी मूवी है? आपने देखी नहीं होगी ना, आप देखते नहीं हो, पिक्चरें नहीं देखते आप, व्लॉग्स दिखाते हो आप लोगों को। हाँ मैं बस ठीक है, मेरे को लगता है इनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ है, मैं किसी और की लाइफ क्यों देखूं? सही बात तो है। इसलिए फिर मैं देखता ही नहीं। ऐसे कोई हैक्स पता चले आपको इतना ट्रैवल करने के बाद? जैसे मैंने एक हैक के बारे में सुना था कि अगर आपको जिस हफ्ते ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल आपको इस हफ्ते के सैटरडे को ट्रैवल करना है, तो अगर आप वेंसडे 5 बजे के बाद अपनी टिकट्स बुक करोगे तो वो चीपर पड़ती हैं। ऐसा कुछ पता चला या एक्सपीरियंस? पता चला है, पर मैं कभी भी ध्यान नहीं देता इन बात। तो यार अपन ट्रैवल कर रहे हैं, मजे लेने के लिए ट्रैवल कर रही है, थोड़ी कि 2 रुपए मेरे वहाँ बच जाएंगे, 1 रुपया मेरा वहाँ बच जाएगा। बट यार कितने सारे लोग वो इतना खुला नहीं खर्च कर पाते ना, तो उनके लिए तो वो 2-2 रुपए बचा के अपना महल बना रहे हैं। मेरे साथ क्या होता है कि ना, मेरे को दिमाग पे यूँ नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया मेरे ट्रिप्स बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं। अभी मैं इंडिया में, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, शायद मैं अजरबैजान चला जाऊँ, शायद मैं न्यूजीलैंड चला जाऊँ, कहीं भी जा सकता हूँ। जाना हो उससे एक दिन पहले डिसाइड करूँगा। मेरे को लगता है ठीक है, मैंने उस दिन की फ्लाइट करा ली क्योंकि आज सस्ती मिल रही थी, तो मैं बन जाता हूँ, मैं कहीं और नहीं जा सकता। मैं क्या ट्रैवल करता हूँ, लेट से कि मैं चला गया यहाँ से अजरबैजान, मुझे वो पसंद नहीं आई तो मैं 2 दिन में न्यूजीलैंड चला जाऊँगा। मुझे ज़्यादा पसंद आई तो वहाँ मैं ज़्यादा टाइम रुकूंगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी सस्ती टिकट के चक्कर में अजरबैजान से न्यूजीलैंड की टिकट करा रखी है, तो मैं बन जाऊँगी, मुझे उसी दिन जाना है। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं, प्रेशर पसंद नहीं। मेरे को लगता है ट्रैवल अपन कंफर्ट के लिए करते हैं, अपनी लग्जरी के लिए करते हैं, और क्या 200-400 रुपये बचाने के लिए इन दिन के हैक्स ढूंढो। पर मेरा दोस्त है यात्री डॉक्टर, मैंने उसके साथ 25 कंट्री साथ ट्रैवल करी है, और साथ ही मिल के हम अभी बिजनेस भी कर रहे हैं ट्रैवल से रिलेटेड ही, तो काफ़ी करीबी दोस्त है मेरा। उसका एक कोर्स है कि हाउ टू गेट फ्लाइट्स फॉर फ्री, तो उसने सारे हैक्स बता रखे डिटेल में, उसको सब पता और है। वो सच होते हैं? हाँ होते हैं, काफ़ी होते हैं, तो उसको सारे पता है। वो आदि मेरे को लगता है कि भाई ठीक है ये फ्लाइट मेरे समझ में नहीं रही, तो मैं उसे बोल देता हूँ, तो वो ढूंढ डांड के कोई सस्ती टिकट वो करता है। ऐसा मेरे को कुछ नहीं पता, ना मैं इन चक्करों में पड़ता। मैं सोचता हूँ इतना दिमाग लगाओगे कि भी ठीक है मेरे उस चीज़ में पैसे बचेंगे, ऐसे करके फ्लाइट में 10 रुपये बच गए, इससे अच्छा काम पे ही ज़्यादा मेहनत कर लो, 10 की जाए 20 रुपये कमा लो, जहाँ मन करे वहाँ जा सको। तो मैं नहीं पढ़ता इन चीज़ों में, मैं इस मामले में बहुत अपोजिट हूँ। होते होंगे हैक्स, मुझे नहीं पता। कोई नहीं। और पता है बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में ट्रैवल करते हुए ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं खरीदी, बट अच्छा। खरीदनी चाहिए क्या? हाँ खरीद लेनी चाहिए, हाँ वो तो मैंने खरीद रखा है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सिर्फ आपकी नीड के लिए नहीं, इमिग्रेशन पे भी बोल देते हैं कि अपना ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाओ। एक प्री रिक्वेस्ट है कि विदाउट एन इंश्योरेंस यू कांट एंटर द कंट्री, तो वो जनरली ऐसा होता है, कभी कभी मांग लेते हैं इमिग्रेशन में। तो एक तो वो चीज़ है, पर मैंने सुना है जितनी भी इंडियन ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज है कोई इतनी अच्छी नहीं है, सबका सपोर्ट, आफ्टर सर्विस सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। तो करा रखा है मैंने भी एक, वो नाम के लिए, तो पर हाँ करा लेना चाहिए इन केस कुछ हो जाए। और वैसे अगर मेरे से पूछो मैं फ़्लाइट्स कैसे कराता हूँ, तो मैं एक बार गूगल फ्लाइट्स पे देख लेता हूँ किसी पर्टिकुलर डेट की फ़्लाइट, फिर मैं स्काई स्कैनर पे देख लेता हूँ वही फ़्लाइट मिल रही हो तो, एक आधे और में एक मैं ट्रिप वगैरह पे देख लेता हूँ। तो डायरेक्टली एयरलाइन से कराओगे तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चेंजेस कराने हैं तो वो ट्रैवल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है कोई भी चेंज करने के लिए। एयरलाइन को राइट नहीं है आपकी टिकट मॉडिफाई करने के लिए, मील्स ऐड करने के लिए, सीट चेंज करने के लिए, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट डालने के लिए, बैगेज ऐड करने के लिए। तो कोशिश करो डायरेक्ट एयरलाइन से कराओ, पर कुछ एयरलाइंस होती है उनका भी सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो कोई अच्छी ट्रैवल एजेंसी है जैसे कि trip.com से मैं काफ़ी कराता हूँ, उनकी आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी है, तो उनसे आप टिकट करा सकते हो, फिर वो ट्रैवल एजेंसी हैंडल करेगी जो भी आपको चेंजेस कराने हैं। तो ठीक है, कई बार काफ़ी सिंप्लीफाई भी हो जाती है, ईजी भी हो जाती है चीज़ें, पर काफ़ी स्कैम वेबसाइट्स भी है। अब ये नवांकुर ये सारी मेरा जो दोस्त है वो करता है, सस्ती टिकट्स के चक्कर में कई बार नई ट्रैवल एजेंसी से उसने करा ली, पर वो पैसा लेके पैसे डूब गए, वो फिर उनकी कोई ईमेल नहीं आती, कोई जवाब नहीं आता। तो कुछ ही ट्रस्टेड एजेंसीज है उनसे करा लो, जैसे कि मेक माई ट्रिप है इंडिया में, गोवा IBIBO है, trip.com काफ़ी अच्छी है, काफ़ी परखी भी है। क्लियर ट्रिप अच्छी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस गंदा रहा है बहुत, या फिर डायरेक्टली एयरलाइन के साथ करा लो। तो आप यूजुअली जब ट्रैवल करते हो तो आप क्या प्रेफर करते हो कि हॉस्टल्स, एयरबीएनबीज या होटल्स? सारी चीज़ें करता हूँ,
जनरली हॉस्टल्स जब मेरे को नए दोस्त बनाने हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, लोनली फील कर रहा हूँ, या कोई ट्रैवल पार्टनर चाहिए, या फिर ठीक है ट्रैवल पार्टनर भी नहीं चाहिए कि भी लोगों के साथ बात करनी है तो हॉस्टल्स। पर एक टाइम के बाद हर इंसान को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। अब मैं हफ्ते के लिए तो ट्रैवल कर नहीं रहा साल में, फुल टाइम ही मैं ये कर रहा हूँ, तो प्राइवेसी हॉस्टल्स में आपको मिल नहीं सकती अगर आप सारा टाइम रह रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, हॉस्टल्स में या तो प्राइवेट रूम ले लिया, या फिर कोई अच्छा सा एयरबीएनबी ले लिया, या फिर कोई अच्छा सा होटल ले लिया। तो तीनों चीज़ें लेता हूँ मैं इंटरचेंजेबली। प्रेफरेंस मेरी ये रहती है कि हॉस्टल में रुकूँ, क्योंकि और लोगों से मिल सकते हो और सस्ते होते हैं। पर जब मेरे को प्राइवेसी चाहिए होती है तब मैं एयरबीएनबीज या होटल्स भी लेता हूँ अच्छे अच्छे। बेस्ट होटल कौन सा लगा, बेस्ट जगह कौन सी जहाँ रहे हो? बेस्ट होटल तो मैं उधर था, जेजू आइलैंड है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया टूरिज्म ने इनवाइट किया था मेरे को वहाँ पे, 2022 की बात है। तो जो उनका हयात होटल था, हाँ ग्रैंड हयात था, तो वो एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा हयात होटल था। वो मेरे ख्याल जिस कमरे में हम रुके थे वो 1-1.5 लाख का पर नाइट कमरा था। तो 2 रात उन्होंने हमें शायद वहाँ रुकवाया था। काफ़ी मैसिव था, इट वॉज ओवर लुकिंग द एंटायर आइलैंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्क्रैपर्स दिख रहे थे शीशे से। बेड पे ही बटन्स थे कि भी कब कर्टन ऊपर करना है, नीचे करना है, लग्जरी बाथटब वगैरह, और बालमेन कंपनी के सारे वो थे उनके टॉयलेटरीज वगैरह। काफ़ी अच्छा था वो होटल, काफ़ी अच्छा था। पर मेरे साथ क्या है, मैं ना आप ना वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू ट्रैवल सो एक्सटेंसिवली, आप यूज तो नहीं हो सकते लग्जरी के। तो इसलिए मैं कभी भी ऐसे प्रेफर नहीं करता कि एक अच्छी जगह रुक जाऊं ज़्यादा दिन के लिए, या फिर अच्छी अच्छी जगह रुकूं। तो उसके बाद ना मैं फिर एकदम घटिया जगह रुकता हूं, क्योंकि अब मैं वेस्ट अफ्रीका में, उधर की सबसे अच्छी जगह भी यूरोप के एवरेज स्टैंडर्ड्स के हिसाब की होगी। तो आप आसपास का एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल। कई बार ऐसा होता है कि भी ठीक है होटल ही नहीं है, अब ऊबर की आदत डाल ली मैंने कि मैं तो ऊबर से ट्रैवल करूंगा। टैक्सीज है ही नहीं काफ़ी कंट्रीज में, अफ्रीका में है ही कैसे नहीं, करोगे? तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए यूज टू नहीं हो सकते आप, फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है, वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट बी यूज टू लग्जरी, और इसलिए मैं फिर अच्छे होटल्स में भी रुकता हूँ, घटिया से घटिया हॉस्टल्स में भी रुकता हूँ, मतलब बिल्कुल ही 3rd क्लास जगह में भी रुकता हूँ। तो यही है। पर अभी तक का फेवरेट और अच्छा होटल मेरे ख्याल वही था जो जेजू आइलैंड साउथ कोरिया में था। ओके, आप यूएस भी घूमे हो ना काफ़ी? हाँ यूएस नहीं, मैं काफ़ी नहीं घूमा। मैं बस न्यूयॉर्क जहाँ मेरी बहन रहती है, कैलिफोर्निया जहाँ मेरा भाई रहता है, शिकागो घूमा हूँ, और इंडियाना वगैरह 1-2 स्टेट्स जिधर कोई नहीं जाता वो सब घूमा हूँ। पर हाँ न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क आपने में बोला काफ़ी बहुत रहा हूँ। डेंजरस जगह है, क्यों? न्यूयॉर्क डेंजरस इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, इनसाइड द मोस्ट डेंजरस हुड ऑफ न्यूयॉर्क या ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ऐसे था। उधर का होमिसाइड, एक छोटा सा नेबरहुड है ब्रॉन्क्स में। तो न्यूयॉर्क हैज़ लाइक 5 बोरोज या डिस्ट्रिक्ट्स कह लो, जिसमें ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, मैनहट्टन जो कि सबसे पॉपुलर है, और फिर स्टेटन आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड। तो ब्रॉन्क्स में है वो। तो ब्रॉन्क्स काफ़ी डेंजरस माना जाता है। जितनी भी गैंग्स है वो सारी ब्रॉन्क्स से ऑपरेट करती है, वो जो डिस्ट्रिक्ट कह लो कुछ भी कह लो, मैनहट्टन के नॉर्थ में। तो उधर बहुत ज़्यादा होमिसाइड रेट है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स है और गैंग्स बनी हुई है। इनफैक्ट जब मैं वहाँ रिकॉर्ड करने गया था तो मेरे ख्याल 7:40-45 में मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हुई थी और मैं वहाँ से निकल गया था, और 7:43 पे, आई माइट बी रॉन्ग, टाइम ऊपर नीचे होगा, वहाँ पे किसी को, जिस एग्जैक्ट स्पॉट पे था मैं, वहाँ पे किसी को गोली मार के मारा था। तो हो सकता था कि भी मेरे आगे या फिर मेरे साथ हुई होती वो चीज़। तो वहाँ ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है। मगिंग इज़ वेरी कॉमन, लूटपाट बहुत हो जाती है, और ठीक है रॉबरीज वगैरह, मर्डर्स वगैरह बहुत होते हैं। गैंग के कंट्रोल्ड स्ट्रीट्स है, रीजन है, उस स्ट्रीट पे आप नहीं जा सकते, ये इस गैंग की स्ट्रीट है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी है न्यूयॉर्क में, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़। और कैलिफोर्निया में भी काफ़ी चीज़ें। सैन फ्रांसिस्को की अगर हम बात करें, सैन फ्रांसिस्को इज़ a small city in not a small city but it's a city in California। तो सैन फ्रांसिस्को में क्या होता है कि होमलेसनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होमलेस लोग हैं। दे ब्रेक थ्रू द कार विंडोज़, कार में घुस जाएंगे, कार में से सामान चोरी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम पे हो चुकी है चीज़ वहाँ पे। शीशे तोड़ देते हैं, होमलेस लोग होते हैं या फिर साइकोपैथ्स होते हैं, तो वो शीशे तोड़ के गाड़ी में घुस जाते हैं। न्यूयॉर्क की एक चीज़ रहेगी, न्यूयॉर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, सबवेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो उतनी ही वियर्ड है, उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। जब आप सबवे या मेट्रो का इंतजार कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी होमलेस लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स रिलेटिवली ईजियर टू गेट अ गन इन द यूएस। तो लोगों के पास गन होती है, या तो कोई साइकोपैथ है, और कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। अपने तो दिल्ली मेट्रो में पहले सिक्योरिटी चेक होता है, फिर मेट्रो के लिए जाते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। न्यूयॉर्क में, बीइंग द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, आप डायरेक्टली जाओगे सबवे के उस पर खड़े हो जाओगे प्लेटफॉर्म पे, और जब ट्रेन आ रही होती है तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि लोग धक्का दे देते हैं आपको ट्रेन के आगे, और काफ़ी डेथ्स होती है ऐसे। ट्रेन के नीचे दे देते हैं? हाँ, मतलब कोई साइकोपैथ है, वो मतलब होमलेस है, उसको प्रॉपर शेल्टर नहीं मिला हुआ, तो ऐसे सड़कों पे घूम रहे होते हैं। यूजुअली सबवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे बहुत मिलते हैं वो।
तो आप इंतजार कर रहे हो तो लोग ना बिल्कुल दीवार के पीछे खड़े होते हैं, जैसे अपने येलो लाइन नहीं होती, तो ऐसी इतनी आगे तो कोई जाता ही नहीं। पहले दिन मैं खड़ा क्यों सारे दीवार के बीच क्यों खड़े, मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मेरे को बाद में रीज़न पता चला। तो काफ़ी ऐसी सीसीटीवी फुटेज आप यूट्यूब पे देख सकते हो, लोग खड़े हैं और पीछे से कोई आएगा धक्का दे देगा और उसके सबवे के बीट के डेथ होगी। ये चीज़ बहुत कॉमन है न्यूयॉर्क में, और सबवे के अंदर काफ़ी ऊट पटांग चीज़ें भी होती हैं। मैंने देखा था अ गाय वाज टेकिंग अ डंप इनसाइड द सबवे, लोग कोई Pooping? हाँ पूपिंग एग्जैक्टली। तो कोई सांप लेके आया हुआ है मेट्रो के अंदर, कोई पूप कर रहा है, कोई सुसु कर रहा है, कोई सेक्सुअल एक्ट्स कर रहा है, कोई सबवे में ही रहता है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, मतलब बहुत ही अजीब सा फील होता है, वीड फील होता है न्यूयॉर्क की सबवेज में। तो काफ़ी पॉपुलर है न्यूयॉर्क की सबवेज। वैसे एक बार पहले ही मैंने जिक्र करा, इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है सबवे क्रिएटर्स करके, वो उस पे वो सारे इंसिडेंट्स दिखाते हैं न्यूयॉर्क सबवे के। Oh my तो ये सब goodness. चीज़ काफ़ी है उधर न्यूयॉर्क। यूएस में एरिया 51 भी बहुत फेमस है ना, या वो जो इनफेमस है? खाली एरियास है डेजर्ट्स में कुछ ऐसा ना, वो कंट्रोल्ड है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, और वहाँ पे ऐसे पता एलियन नहीं क्या इन्वेजन होता और है। इस सब की भी बातचीत होती है। नहीं गया नहीं, मैं आसपास भी नहीं गया। लिस्ट पर में हाँ, है वो पता आपके जाने की? लिस्ट में तो सारी दुनिया ही है, पर हर जगह तो जा नहीं सकते। पर ये है, जितना होएगा उतना कर लेंगे। लिस्ट में तो सारी चीज़ है। आप इंडिया नहीं घूमते ज्यादा? इंडिया मैंने बाद के लिए बचा रखा है, पहले बाहर घूमता हूँ, फिर इंडिया लास्ट में घूमूंगा। ठीक है, इंडिया में मैं नॉर्थ इंडिया में तो घूमा हूँ ठीक ठाक, पर साउथ ईस्ट में इतना नहीं गया। तमिलनाडु गया हूँ एक बारी, और ठीक है अभी मेरे को लगता है कि भी जवान हूँ, ज़्यादा दूर की कंट्रीज करना आसान है, बुढ़ापे में हिम्मत नहीं होगी, इतनी हिम्मत मारने की, इतनी दूर दूर जाना, बैग उठा के घूमना। इंडिया तो काफ़ी सस्ता है और इजी भी है, ना पासपोर्ट चाहिए, और आप जानते भी हो, कनेक्शंस भी होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। अपना ही खाना है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा खाना मिल जाएगा जो आप खाते होगे। तो इंडिया मैंने इसलिए लास्ट के लिए बचा रखा है, जब हिम्मत कम होगी तब घूमूंगा। बट मन पूरा इंडिया भी घूमने का? हाँ बिल्कुल, मतलब सारी जितनी ज़्यादा कंट्रीज, जितनी ज़्यादा रीजन्स दुनिया के देख सकूँ वो देखना चाहता हूँ। शादी, आप रिलेशनशिप में हो? मैं प्राइवेट लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करता, बट जस्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई एम सीइंग समवन एंड आई एम नॉट अवेलेबल, तो ज़्यादा मैं बोलता नहीं। ओके, बट आपको लाइक इज शी आल्सो ट्रैवलर? नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि बातें निकलवा रहे हो। फ्यूचर में नहीं, बट जैसे फ्यूचर में जाके, जैसे आपकी लाइफस्टाइल है, 2 दिन अभी आप वहां पे रह के आए, आपने सिम भी नहीं खरीदा, राइट? रिलेशनशिप में तो ऐसे नहीं होता। रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है, हर दिन हाजिरी लगानी पड़ती है। तो जूत बजता है फुल, मतलब वो तो पूरी लड़ाई होती है इन चीज़ों में। तो कभी डर नहीं लगता कि शायद ये रोकना वोकना तो नहीं पड़ेगा कभी आगे जाके ट्रैवलिंग? नहीं, हो भी सकता है, पर कुछ लाइफ इस हिसाब से डिज़ाइन होगी है, आदत होगी है, भाई ठीक है मेरा तो ये लाइफ स्टाइल है, मेरा तो काम है, और अगले इंसान को भी समझना पड़ेगा, और ठीक है जैसे होएगा देख लेंगे यार। अब ट्रैवल तो छोड़ नहीं सकते। ये मन पक्का बना हुआ है कि ट्रैवल नहीं छोड़ सकते? नहीं। और दूसरी चीज़, ट्रैवलर्स को मैं डेट इसलिए नहीं करता, मतलब लड़कियों को जनरली, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना हमारा जो एटीट्यूड है, आई थिंक इट्स समटाइम्स वेरी कैजुअल। क्योंकि हम किसी जगह जाते हैं, हम उधर पूरे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उस जगह को अच्छे से वो कल्चर जी रहे हैं, पर 2 दिन बाद ही हम बिल्कुल अलग कल्चर में, सोसाइटी में, और ठीक है हमारी अच्छी मेमोरीज है पिछले कल्चर की, पर अब हम वो पार्ट एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ना काफ़ी बार चीज़ों के लिए बहुत कैजुअल हो जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है व्हेन यू आर सीइंग अ सीरियस पार्टनर। तो मेरे को हो सकता है मेरे अंदर भी ये कमी हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, उतना ही अप्रिशिएट करूँ जिन लोगों से हम पहले मिला, जिन जगहों पे हम पहले गया। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, स्पेशली फीमेल ट्रैवलर्स में, देर इवन मोर कैजुअल, क्योंकि लड़कों के लिए अकेले ट्रैवल करना आसान है, तो जितनी फीमेल ट्रैवलर्स मैं देखता हूँ जनरली ऐसा होता है कि हर जगह दे हैव अ न्यू पार्टनर, जितनी भी रिस्की कंट्रीज है स्पेशली वहाँ पे, ताकि वो लोकल उन्हें घुमा सके, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है वो भी अपना फ़ायदा देख रही है, विच इज़ फेयर इनफ, पर मुझे लगता है कि वो अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ना आपको कैजुअल डेटिंग की तरफ ले जाती है, सीरियस नहीं हो पाता Serious उसमें नहीं मामला। पाता है। बट ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे सीरियस और नॉन सीरियस बातें करके। थैंक यू सो मच। इसको ऐसे कर दूं। परमवीर, आई हैड Likewise. ग्रेट फन टॉकिंग टू यू। Likewise. एंड यंग ट्रैवलर्स के लिए कोई मैसेज है? गैप ईयर लो, ट्रैवल करना शुरू करो, 12th के बाद लो या तो गैप ईयर, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि भी इंडियंस के लिए हम बहुत आदत होती है फैमिली के साथ रहने की, तो 12th के बाद आप कॉलेज करो, उसके बाद एक गैप ईयर लो, क्योंकि हमारा दिमाग उतना ज़्यादा बाहर के लिए डेवलप नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा हम फैमिली के साथ रहते हैं। 12th करो, उसके बाद कॉलेज जाओ 3-4 साल, उसके बाद 1 साल का गैप ईयर लो जिसमें आप सिर्फ ट्रैवल करो और कुछ नहीं करो। और ट्रैवल के पैसे कहाँ से लाओगे? 2 ऑप्शन है, या तो आप जो कॉलेज में हो 3-4 साल आप कोई पार्ट टाइम जॉब करो, पैसे सेव करो, या फिर नहीं कर सकते हो दूसरी चीज़, घर वालों को पहले ही बोल दो ठीक है कॉलेज के लिए इतने पैसे फीस भर रहे हो, 1 साल की मेरी गैप ईयर के भी पैसे देना।
तो गैप ईयर लेना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। ये कल्चर इंडिया में भी नहीं आया, यूरोप में इट्स वेरी मच प्रेवलेंट। और ट्रैवल करो, दुनिया देखो। आई एम श्योर जो 3-4 साल में आपने यूनिवर्सिटी में चीज़ें सीखी है, उससे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतनी चीज़ें आप ट्रैवल करके सीखोगे, गैप ईयर लेके 1 साल का। उसके बाद आगे नौकरी करनी है, मास्टर्स करनी है, जो भी करना है कर लो, गैप ईयर ज़रूर लो। यस गाइस, गैप ईयर जरूर लो और हमारा पॉडकास्ट जरूर देखो। एग्जैक्टली। थैंक यू।